ब्लड बाइंडिंग कोई दूसरी दुनिया का नया कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में भी इसे कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए ग्रिंगोट्स के वॉल्ट इस तरीके से एक ब्लड लाइन से जुड़े होते हैं जब ब्लड लाइन का कोई नया सदस्य पहली बार उन तक पहुंचना चाहता है। ग्रिंगोट्स में इनहेरिटेंस टेस्ट की यही सच्चाई थी। यह न केवल किसी की ब्लड लाइन का पता लगाने के लिए था, बल्कि गोबलिन को वॉल्ट की एक नई चाबी बनाने की इजाजत देने के लिए भी था। इस वजह से वह चाबी उस व्यक्ति से जुड़ी होती थी जिसने टेस्ट दिया था। इसका इस्तेमाल कुछ खास आर्टिफैक्ट्स को खुद से बांधने और कुछ तरह के जादू करने के लिए भी किया जाता था। निक को अपने एट्रोनेच बनाने के लिए नेचुरल जेम्स का इस्तेमाल करना अच्छा लगता, लेकिन उसकी दौलत बहुत ज्यादा थी, अनलिमिटेड नहीं। एट्रोनेच आर्मी बनाने के लिए उसे अपने छोटे नाखून के साइज के सैकड़ों अलग अलग तरह के जेम्स चाहिए थे। हालांकि मैजिक के काम करने के लिए जेम्स का प्योर होना जरूरी नहीं था, फिर भी प्योरिटी एट्रोनेच की शुरुआती पावर का एक फैक्टर थी। मैजिकली उगाए गए जेम्स आइडियल से कम थे, लेकिन नेचुरल जेम्स की बहुत ज्यादा कीमत से बेहतर थे। फिलहाल निक के पास जरूरत के कमरे से मिले कुछ ही नेचुरल जेम थे, जिनमें हर तरफ चिप्स या दरारें थीं। शुक्र है कि फौज को जेम की प्योरिटी के अलावा उनकी कमियों की कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने उनका इस्तेमाल दूसरों की तरह ही किया। लेकिन निक का सबसे अच्छा जेम अंडे के साइज का एक डायमंड था जो बिना किसी गलती के कटा हुआ था और नेचुरल भी था। वह इसका इस्तेमाल फौज के साथ एक बहुत पावरफुल एयर एट्रोनेच बनाने के लिए कर सकता था और इस साल की शुरुआत में इसे मिलने के बाद से यह उसके खून में भीग रहा था। एयर एट्रोनेक्स निरंतर बहुत कम मिलने वाले एट्रोनेक्स थे। ये स्टॉर्म एट्रोनेक्स से अलग कई बड़ी टैन चट्टानों से बने थे जिन पर घुमावदार पैटर्न थे जो उनके पत्थर जैसे शरीर को सहारा देते थे। विंड एट्रोनेक्स को स्टोन एट्रोनेक्स कहना और भी बेहतर होगा, लेकिन उनका एलिमेंटल अलाइनमेंट पूरी तरह से हवा पर आधारित था, इसलिए उन्हें यही कहा जाता था। चट्टानों का अलाइनमेंट का बेसिक रूप एक इंसान जैसा था, जिसमें उनका चेहरा, चौड़ा धड़ और 2 हाथ होते थे। हालांकि एयर एट्रोनेक्स के पैर नहीं होते थे और वे घूमने के लिए हवा में तैरते थे। लेकिन उनके बारे में डरावनी बात यह थी कि वे न सिर्फ हर हाथ में एक तलवार लेकर पैदा हुए थे जिसका वे बहुत बड़े और भयानक असर के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, बल्कि उम्र और ताकत के साथ उनके पास ज्यादा से ज्यादा 6 और तलवारें भी हो सकती थी, साथ में 3 सिर भी हो सकते थे। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि वे दूसरे एट्रोनेच को खाक कर उनकी एलिमेंटल पावर और अलाइनमेंट पा सकते थे। निक को अपने जबरदस्त वॉरियर प्लान को पूरा करने के लिए एक एयर एट्रोनेच बहुत बुरी तरह चाहिए था। इस डायमंड और एट्रोनेच फौज के चालू होने से उसे जल्द ही वह मौका मिल जाएगा। अब भी उसे आइलैंड पर माना कॉन्सेंट्रेशन के ठीक ठाक लेवल तक पहुंचने के लिए 1 और महीने का इंतजार करना था, इसलिए निक हॉगवर्ट्स लौट आया। अप्रैल का महीना काफी शांत रहा क्योंकि डेली प्रोफेट ने ग्रिंडेलवाल्ड की एक्टिविटीज पर आर्टिकल छापना बंद कर दिया था। असली प्रॉब्लम यह थी कि प्रोफेसर आने वाले एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स के दिमाग में साल भर की ज्यादा से ज्यादा जानकारी ठूंस रहे थे। निक के लिए इसमें यह शामिल था कि उसे अपने दोस्तों को वह सिखाने के लिए अपनी प्रोग्रेस को बहुत धीमा करना पड़ा जो उन्हें पता होना चाहिए। यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वह ट्रांसफिग्रेशन और दादा पढ़ाने में सबसे अच्छा था, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी उसकी ट्यूशन काफी अच्छी थी। शायद वह उन दूसरे सब्जेक्ट्स में सबसे अच्छे टीचर नहीं थे, लेकिन स्कूल के लगभग किसी भी दूसरे स्टूडेंट से उनकी उन सब्जेक्ट्स पर बेहतर पकड़ थी। उन्हें बस प्रैक्टिकल हर्बोलॉजी में दिक्कत होती थी, लेकिन उन्होंने बहुत पहले ही उस सब्जेक्ट में कोई उम्मीद छोड़ दी थी। हाँ, वह कोई ऐसा जादू कर सकते थे जिससे पौधे उन्हें इग्नोर कर दे या कुछ ऐसा ही, लेकिन सच कहूं तो ये करना बेकार लगता था जब वह किसी और से नेविल जैसा कोई और करवा सकते थे जो हर्बोलॉजी में बहुत माहिर था। इस शांत समय के बावजूद जैसे जैसे महीने का आखिर नजदीक आ रहा था और रस्म की तारीख नजदीक आ रही थी, निक और ज्यादा परेशान होता जा रहा था। 1 मई या अगर पसंद हो तो बेल्टेन निक के लिए एक अहम मौका होने वाला था क्योंकि उसके माना रिजर्व में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली थी। उसने पहले ही हवेली के ग्रीन हाउस में रस्म का घेरा बना लिया था और रस्म पूरी करने के लिए उसे बस तय समय का इंतजार करना था। अप्रैल के आखिरी दिन निक आइलैंड पर गया और जब उसने आइलैंड के माहौल में घने एम्बियंट माना को महसूस किया तो वह कांप उठा। ऐसा लग रहा था जैसे आइलैंड के ऊपर शुद्ध माना का एक भारी गुंबद बना हो और उसमें होने से ही उसे एनर्जी और सबसे ताकतवर होने का झूठा एहसास हो रहा था। ग्रिंडेलवाल्ड के अपना रिचुअल शुरू करने के बाद इससे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, निक ने गुस्से से सोचा। वह बता सकता था कि ताकत का ये झूठा एहसास उस तरह के हाई से आ रहा था जो कम एम्बियंट माना वाले माहौल से घने माना वाले माहौल में जाने से आता है।
उस समय आइलैंड बिल्कुल शांत था, सिर्फ हवा से पौधों के हिलने और आइलैंड के किनारों से टकराते समुद्र की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि आइलैंड पर लगभग हर जानवर हाइबरनेशन में था, क्योंकि माना से उनके शरीर बदल रहे थे। माना की कॉन्सेंट्रेशन को इस लेवल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगता अगर आइलैंड एक लेलाइन नेक्सस पर न होता। इससे रूनस्टोन्स को पास से माना खींचने का एक पहले से ही पावरफुल सोर्स मिल गया, जिससे बाकी दुनिया से खींचे जाने वाले हिस्से कम हो गए। निक हवेली में गया और उस ताकत को देखकर हैरान रह गया जो उसे उसकी दीवारों से होकर उसके सेंटर में मौजूद कीस्टोन की तरफ बह रही थी। कीस्टोन खुद कच्चे माना के चमकते हुए कॉस्मोस से घिरा हुआ था, जो धीरे धीरे उसके चारों ओर एक गैलेक्सी की तरह घूम रहा था। हेलेना के साथ ग्रीन हाउस में जाते हुए, जो रनस्टोन सेट करने से पहले से आइलैंड पर नहीं गई थी, उसने टाइम देखा। टैम्पस। उसने शांति से अपनी छड़ी घुमाते हुए कहा, 8:53। रिचुअल शुरू होने में अभी भी लगभग 2 घंटे और हैं, मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। निक ने सोचा और उसने सही स्टार्टिंग टाइम मिस न करने के लिए 10:30 का अलार्म सेट कर दिया। उसे शक था कि वह वैसे भी सालाना घटना की शुरुआत मिस कर सकता है, क्योंकि माना का जबरदस्त उछाल उसकी सेंस की वजह से उसे ट्रक की तरह टक्कर मार देगा। फिर भी निक इससे बचना चाहता था और ऐसा होने से पहले ही उन्हें बंद कर देना चाहता था। हेलेना यह समझने में बहुत बिजी थी कि इस क्रेजी हाई माना कॉन्सेंट्रेशन का क्या हो रहा है, इसलिए निक को परेशान नहीं कर सकती थी, जबकि वह मुश्किल रिचुअल सर्कल के बीच में मेडिटेशन कर रहा था। जल्द ही निक की छड़ी वाइब्रेट हुई और अलार्म बजा और निक अपने दिमाग को असलियत में वापस लाया और अपनी आंखें खोली। हवा में लगभग दिखने वाले माना में पहले से ही उछाल के संकेत दिख रहे थे, जो बेचैन और उत्साहित हो रहा था। निक जमीन से उठा और कपड़े बदलने के लिए एक पल के लिए दायरे में चला गया और अपनी छड़ी, अंगूठियां और जानवरों के प्रोडक्ट वाले कपड़े पीछे छोड़ दिए, जबकि उसने एक ढीला सफेद कॉटन का रोब पहना जो उसके टखनों तक था। इस रस्म के नियम बहुत साफ थे कि जादूगर और बलि के अलावा सकल में जानवरों से जुड़ी कोई भी चीज मौजूद नहीं होनी चाहिए। निक 5 मिनट बाद दायरे से चला गया और जल्दी से अपनी हर कुर्बानी को उनकी तय जगहों पर रख दिया, फिर अपनी अंगूठी को घेरे के बाहर अपने दायरे में छोड़ दिया। हिस। हेलेना ने एक सांस ली, क्योंकि वह हैरान होकर हर कुर्बानी को देख रही थी। उसे शायद इन चीजों की दुर्लभता और ताकत का एहसास था और वह डर गई थी कि वह उनका इस तरह इस्तेमाल कर रहा था। निक ने डेड्रा हॉट पर उसकी उलझन देखी, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी समझाने वाला नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह उसे सिस्टम बताए बिना शुरू में ही ऐसा कर सकता था। ये पक्का ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह जिंदा रहते हुए किसी को बताने वाला था। हेलेना को उससे ये पूछने का कोई टाइम नहीं मिला कि उसे यह अजीब दिल कहाँ से मिला, इससे पहले कि निक ने अपने मैजिकल सेंस बंद कर दिए, क्योंकि हवा में मौजूद माना की सुनामी आने से पहले ही गायब हो गया था। निक ने रिचुअल सर्कल के साथ 5 डरावने मिनटों तक इंतजार किया, जब तक कि जमीन हिली और आइलैंड के नीचे नेक्सस से माना का एक असली गीजर फट नहीं गया। सर्कल तुरंत एक्शन में आ गया और पहला बलिदान धूल में बदल गया और गायब हो गया। लेथफोर्ड जेम। निक को रिचुअल की आखिरी चीज यही याद थी, क्योंकि वह रिचुअल की पावर के हिसाब से बेहोश हो गया था। जब निक बेहोश था तो सर्कल में बड़े बदलाव हुए, क्योंकि बहुत सारा माना उसके शरीर में चला गया था। यह माना सिर्फ उसके शरीर में नहीं गया था, बल्कि उसके शरीर के अंदर का माना पहले ही बाहर निकलकर एटमॉस्फेयर में फैल गया था। इसीलिए इस रिचुअल को नेचर का रिचुअल कहा जाता था। इसे करने वाले विजार्ड या विच के शरीर और माना कोर को दुनिया ने ही रिफाइन किया था। ज्यादातर लोगों के लिए यह एक दर्दनाक और भयानक अनुभव होगा, क्योंकि उनके माना और जादुई सर्किट कमजोर या अशुद्ध हो गए थे और इस रस्म ने उन दोनों को जबरदस्ती साफ कर दिया। दूसरी ओर निक के पास शुद्ध माना था और उसके सभी माना सर्किट मजबूत थे और उस दवा से खुले थे जो उसने इस दुनिया में आने के तुरंत बाद पी थी। माना की मात्रा में बढ़ोतरी असल में इतने छोटे सर्किट और माना कोर पर इतने ज्यादा दबाव के कारण हुई थी, जिससे उन्हें इसे एडजस्ट करने के लिए तेजी से फैलना पड़ा। जल्द ही रिचुअल के लिए जेम से मंगाया गया माना गायब हो गया और उसी समय अगला हिस्सा ड्रैगन हॉट जल गया। इस बार माना लेथफोर्ड जेम से बहुत कम था, लेकिन फिर भी यह एक पावरफुल अमाउंट था जिसने पिछले माना के काम को जारी रखा। माना बिना रुके अंदर बाहर होता रहा, क्योंकि रिचुअल इसी तरह से डिजाइन किया गया था। बेल्टेन का ये नजारा कुल 3 घंटे तक चला, जो अप्रैल के आखिरी दिन ठीक 11 बजे शुरू हुआ और 1 मई को 1 बजे खत्म हुआ। हर 30 मिनट में अगला हिस्सा जल जाता था और माना की फोकस्ड बार निक के अंदर और बाहर तब तक जाती रही जब तक कि अगले हिस्से के माना का समय नहीं आ गया। 3 घंटे, जिसमें दुनिया और पावर से विजार्ड का कनेक्शन बढ़ाने के लिए रिफाइनमेंट के 6 बर्स्ट थे।
हेलेना ने इस प्रोसेस को साइड से देखा और देखा कि आखिरी हिस्सा डेड्रा हॉट ने भी उन सभी में से सबसे ज्यादा माना इकट्ठा किया, इतना ज्यादा कि वह सचमुच निक को उस सिल्वरी माना से नहीं देख पा रही थी जो इतना घना था कि वह दिख रहा था। उसे शायद पता नहीं था कि वह क्या था, लेकिन उसे साफ पता था कि जो कुछ भी था उसकी राय में बर्बाद हो गया था। लेकिन वह इसके लिए निक को दोष नहीं दे सकती थी क्योंकि वह ज़्यूस के बारे में उसी तरह रिसर्च कर रही थी जैसे वह उस किताब को पढ़ने के बाद से कर रहा था। उन्होंने भगवान के बारे में जो कुछ भी पता लगाया था वह इस तरह की बर्बादी को भी ठीक करने के लिए काफी था, अगर इसे निक के बचने और जीतने का बेहतर मौका मिलता। फिर भी यह उन सभी बातों से मेल नहीं खाता था जो उसे इस तरह के खजानों के बारे में सिखाए और सीखी गई थी, और इस वजह से वह असहज हो गई। घटना शुरू होने के ठीक 3 घंटे बाद यह उतनी ही तेजी से गायब हो गई और आइलैंड पर माना लेवल पहले वाले पॉइंट पर वापस आ गया। निक थोड़ी देर बाद उठा और जो उसने देखा उससे हैरान रह गया। उसका माना रिजर्व न सिर्फ इतना बड़ा था कि वह टियर 2 लेवल पर आ जाए, बल्कि टियर 2 के पीक पर भी था, जिससे वह रॉ माना के मामले में सीरियस और ल्यूपिन जैसों के बराबर आ गया। हालांकि ये बताना जरूरी है कि दोनों आदमी ऐसी सिचुएशन में थे जिसने पिछले 10 सालों में माना में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होने दी थी, इसलिए वे अभी टियर 3 में नहीं थे बल्कि उसे पाने की कगार पर थे। सीरियस अस्काबान में था, जबकि ल्यूपिन एक वेयरवुल्फ की बुरी जिंदगी जी रहा था और इसलिए रेगुलर पढ़ाई या जादू नहीं कर सकता था। पॉटर की मौत से पहले से लेकर अब तक उनकी नेचुरल ग्रोथ ने उन्हें टियर 2 में टॉप पर पहुंचा दिया था। निक अब माना के मामले में उनसे बस एक छोटा कदम पीछे था। अगर मेरी पैसिव ग्रोथ धीमी नहीं हुई तो मैं ग्रेजुएट होने तक शायद ज़्यूस के लेवल के करीब पहुंच जाऊंगा। उसने अपने शरीर में माना की पल्स और फ्लो को देखकर हैरान होते हुए सोचा। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए निक ने आग का एक गोला बनाया जिसे उसने आसानी से अपनी उंगली के ऊपर पकड़ लिया। मेरी ब्लड लाइन एबिलिटीज में भी बूस्ट आया लगता है, क्योंकि इससे पहले मेरा माना बहुत कम हो जाता था, लेकिन अब मुझे इसका एहसास भी नहीं होता। उसने मुस्कुराते हुए सोचा। उसके हाथ के एक इशारे से अर्दा मिल में उसकी उंगली पर फिर से आ गई और वह ग्रीन हाउस से गायब हो गया। निक ने फिर से कपड़े पहने और अपना प्रोटेक्टिव गियर और वैन फिर से पहना जो उसके माना के साथ रीसिंक होने पर गुनगुना रहा था। वैन्स अपने मालिकों के साथ पावर के मामले में बढ़ती हैं, इसलिए आमतौर पर ऐसी सिचुएशन बहुत कम होती है जब कोई वैन अपने मालिकों की पावर को संभाल नहीं पाती। निक का माना अब कई गुना ज्यादा गाढ़ा और ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसलिए उसकी छड़ी को एडजस्ट होने में थोड़ा समय लगा। निक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इसका मतलब बस इतना था कि जब तक जादू का काम पूरा नहीं हो जाता उसे आराम से काम करना था। ठीक वैसे ही जैसे उसने मान लिया था कि नाज़गुल पर इस रिचुअल का लगभग कोई असर नहीं हुआ था और वह किसी और चीज से ज्यादा सुना पाने से परेशान थी। ये याद रखना चाहिए कि रात के 1 बज चुके थे और वे आमतौर पर अब तक बहुत देर तक सो चुके होते। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं कल उठने के बाद हर चीज की चिंता कर सकता हूँ, निक ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके सींगों के नीचे उसके पंख फड़फड़ाए, जहां उसे शायद ऐसा लगता था। रिचुअल के बाद वह बहुत शांत था, जैसे उससे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो, और कुछ मायनों में ये सच भी था। उसे मिली नई पावर पर पहले जैसा कंट्रोल पाने के लिए शायद कुछ ट्रेनिंग की जरूरत पड़े, लेकिन नहीं तो ज़्यूस के खिलाफ उसकी तैयारी बहुत तेज हो जाएगी। उदाहरण के लिए उसके अभी के और अकेले एक्टिव मिशन को ही ले। अभी उसने यह थ्योरी बनाई है कि अपने अभी के माना से वह लगभग 3 महीने में 2,50,000 रिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन बनाने के मुख्य मकसद को पूरा कर पाएगा। वह लगभग 1/4 काम पूरा कर चुका था, यानी लगभग 80,000 रिंग्स पूरी हो चुकी थी। रिचुअल से पहले की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा माना होने के कारण वह हर दिन लगभग उतनी ही रिंग्स बना सकता था। पहले वह हर दिन 500 से थोड़ा ज्यादा बना रहा था, लेकिन उसे 4 से गुना करने पर वह लगभग 2000 प्रतिदिन बना रहा था। अगर मैथ सही था तो निक ने मान लिया था कि अब से लगभग 3 महीने में वह मिशन का पहला हिस्सा पूरा कर लेगा, खासकर मैथ के हिसाब से लगभग 85 दिनों में, जिसका अंदाजा उसने लगभग 25 अक्टूबर को लगाया था। ऐसा तभी किया जा सका क्योंकि स्कूल 1 जून को खत्म हो जाता था, इसलिए वह कम से कम सितंबर तक अपनी वर्कशॉप से दूर रहता। डंबलडोर ने निक की सभी क्लास को छूट देकर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सब्र को पहले ही कम कर दिया था, इसलिए इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि वह गर्मियों में भी महल में रह सके। इसका मतलब था कि निक के पास पूरी स्पीड से रिंग बनाने के लिए लगभग 30 दिन थे, जिसके बाद उसे 3 महीने का जरूरी ब्रेक लेना था। कोई बात नहीं, मैं ब्रेक में अपने नए एट्रोनेज के साथ बिजी रहूंगा, निक ने अगली सुबह नाश्ता करते हुए सोचा। उसके दोस्तों के पास महीने की ज्यादातर समय उसके साथ रहने का टाइम नहीं होगा क्योंकि उन्हें एग्जाम देने थे।
हर क्लास का एग्जाम अगले 4 हफ्तों में होता था, जिससे सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट के अलावा रटना पड़ता था। निक रिंग्स पर काम करने के लिए उस महीने लगभग सभी दूसरी एक्टिविटीज और पढ़ाई छोड़ने वाला था। एक अलग बात यह है कि हैरी ने सच में वोल्डेमॉर्ट पर आखिरी वार किया था, जैसा कि भविष्यवाणी में कहा गया था। लगता है उस आदमी ने निक के साथ धोखा किया था और तीरों से गंभीर स्पिरिचुअल डैमेज होने के बाद अपना शरीर छोड़कर अपने सबसे पास के हॉर्क्रक्स के पास भाग गया था। लगता है निक के हमले की अफरा तफरी ने बहुत कमजोर आत्मा को उसके जाल से निकलकर हैरी पर हमला करने दिया था। एक मजेदार ट्विस्ट में हैरी उस समय अपने खंजर से प्रैक्टिस कर रहा था और गलती से उसे उस आदमी के आत्मा रूप में घुमा दिया। सच्ची भविष्यवाणियां धुंधली हो सकती है, लेकिन वे पूरी होने के तरीके में लगभग पक्की थी। हैरी को आखिरी वार एक ऐसी ताकत से करना था जिसके बारे में वोल्डेमॉर्ट को पता नहीं था, और उसने ठीक वैसा ही किया। कैनन में वह शक्ति हैरी के माथे में छिपा हुआ सोल शॉर्ड और एल्डर वैंस की लॉयल्टी की दिक्कतें थीं। किसी भी तरह हैरी आखिरकार उस घटिया भविष्यवाणी से आजाद हो गया था और उसने अपने माथे का निशान भी भरना शुरू कर दिया था। निक ने चुपके से चेक किया था और ये देखकर खुश हुआ कि वोल्डेमॉर्ट की मुख्य आत्मा के जाने के बाद शॉर्ड हैरी की आत्मा में घुलने लगा था और उसे मजबूत बना रहा था। लेकिन निक के सामने समस्या ये थी कि क्रोनोस की बातें सच्ची भविष्यवाणी नहीं थी, क्योंकि टाइटन ने समय का बहाव सिर्फ एक आम नजरिए से देखा था। सच्ची भविष्यवाणी इसके बजाय भविष्य को एक बहुत खास नतीजे के तौर पर तय करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई भविष्य बताने वाला कहे कि आप आने वाले किसी खास महीने में मरेंगे, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि इसी साल हो। इसके बजाय आप उस भविष्यवाणी को पूरी तरह भूलकर एक लंबी और हेल्दी जिंदगी जी सकते हैं, जब तक कि आप उस महीने में एक बूढ़े इंसान की तरह सो न जाएं और फिर कभी न उठें, जिससे भविष्यवाणी पूरी हो जाए। निक को बस एक ही चीज पक्के तौर पर पता थी, वो थी फिक्स्ड पॉइंट्स जिन्हें वह चाहे कुछ भी कर ले, बदला नहीं जा सकता था। पहला ये था कि ग्रिंडेलवाल्ड को अपना रिचुअल पूरा करने से नहीं रोका जा सकता था, जबकि दूसरा था बचे हुए देवताओं की वापसी। बाकी सब साफ नहीं था, और इस तरह निक को कुछ गुंजाइश मिली कि वह इधर उधर घूमे और हालात को अपने पक्ष में करे। उदाहरण के लिए, अगर वह ये पता लगा लेता कि ज़्यूस कहाँ सील है, तो वह कमजोर देवता के रिहा होने से पहले उसके लिए जाल बिछा सकता था। हेफेस्ट जैसे लोगों के साथ इसका उल्टा भी सच था, क्योंकि वह सील किए गए क्राफ्ट देवता के पास रिकवरी आइटम रख सकता था ताकि वह लगभग तुरंत उसके साथ काम कर सके। निक ने अगले 28 दिनों तक खुद को वर्कशॉप में आइसोलेट कर लिया ताकि वह अपनी नई पावर का सही इस्तेमाल कर सके। इस बार के आखिर में जब निक ने नॉर्मल से ज्यादा रिंग्स जमा की, तो डम्बलडोर ने उसे शक की नजर से देखा। आखिर में बूढ़े बकरे ने निक को उसके काम के पैसे दिए और उसकी काबिलियत में अजीब बढ़ोतरी को नजरअंदाज कर दिया। बूढ़ा आदमी बेवकूफ नहीं था और उसने आसानी से समझ लिया कि निक की पावर में इतनी तेजी से बढ़ोतरी क्यों हुई। असल में उसने खुद भी जवानी में रिचुअल्स इस्तेमाल किए थे, इसलिए उसे पता था कि निक ने शायद कौन से इस्तेमाल किए होंगे। स्टूडेंट्स को स्कूल से निकालने से 2 दिन पहले एग्जाम खत्म होने पर उन्हें जो चाहे करने की आजादी भी दे दी गई थी। कसम से स्नैप का एग्जाम सबसे बुरा था। पक्का वो चिकना आदमी हमें फेल करने की कोशिश कर रहा था। रॉन ने निक से शिकायत की। उस समय निक और उसके दोस्त वर्कशॉप में आराम कर रहे थे और बस घूम रहे थे। वो आदमी ज्यादातर समय ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। निक ने ईमानदारी से कहा। स्कूल में सच में सबने देखा कि वोल्डेमॉर्ट के मरने के बाद स्नैप काफी शांत हो गया था। वह किसी भी तरह से अच्छा नहीं था, लेकिन कम से कम अब वह हमेशा खराब मूड में नहीं रहता था। उसने हैरी को इतना टारगेट करना भी बंद कर दिया था और असल में क्लास को ठीक से पढ़ाने का अपना काम कर रहा था। ग्रेड में बढ़ोतरी भी दिख रही थी, क्योंकि वह अपग्रेडिंग को लेकर इतना सख्त नहीं था। हैरी, तुम्हारा निशान कैसा है? निक ने टॉपिक बदलते हुए पूछा। ये हर दिन बेहतर हो रहा है। लगता है इसका मतलब है कि वह सच में चला गया है। हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया। उस आदमी ने इतनी सारी प्रॉब्लम खड़ी कर दी कि अब भी हम उन्हें ठीक नहीं कर पाए हैं। ट्रेसी ने नफरत से कहा। ग्रीनग्रास और डेविस परिवारों ने विजेंगामॉर्ट के ग्रे ग्रुप के हिस्से के तौर पर वोल्डेमॉर्ट के राज में बहुत कुछ सहा था, और वह नफरत अब भी है। डम्बलडोर ने हैरी को यह नहीं बताया था कि वोल्डेमॉर्ट को उस आखिरी बुरी हालत में कैसे मजबूर किया गया था, इसलिए निक के किसी भी दोस्त को इस मामले में उसके शामिल होने के बारे में नहीं पता था। निक भी इसे ऐसे ही रखने में खुश था, क्योंकि अगर उन्हें सच पता चल जाता तो ड्रामा हो जाता। फिर भी लगभग 1 दशक में पहली बार उस आदमी की वापसी के डर में जी रहे लोगों को बहुत राहत मिली, क्योंकि उसकी हमेशा के लिए मौत की खबर लीक हो गई थी।
इससे मुझे याद आया, लेकिन गर्मियों के लिए तुम्हारे क्या प्लान है निक? हैरी ने उत्सुकता से पूछा और उसके बाकी दोस्तों को भी उसके जवाब में बहुत दिलचस्पी थी। असल में ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपना ज्यादातर समय अपने आइलैंड पर बिताने वाला था। क्यों? निक ने अपने ही एक सवाल के साथ जवाब दिया। सीरियस, तुम्हें आने वाले चडली कैनन स्क्विडिच गेम में इनवाइट करना चाहता था। हैरी ने ईमानदारी से कहा। मुझे लगा था कि इस खेल के प्रति मेरी नापसंदगी सबको पता है। निक ने इनविटेशन पर हैरानी से पूछा। मैंने उससे यही कहा था, लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। सिर्फ काम और कोई मजा नहीं। सच कहूं तो पता नहीं वह क्या कह रहा था। हैरी ने कंधे उचकाते हुए कहा। जितना मैं ऑफर की तारीफ करता हूं, मुझे मना करना होगा, हो सकता है। मैं तुम सबको आइलैंड पर बुला लूं। मलिन जानता है कि जगह को मजेदार बनाने के लिए कुछ विजिटर्स की जरूरत है। निक ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारा अपना आइलैंड है, रॉन ने जलन से कहा। और मुझे हैरानी है कि ज्यादा लोगों के पास नहीं है। सच में पुराने जादूगर किसी वजह से चीजों से प्यार करते हैं, जबकि बहुत कम मॉडर्न जादूगरों के पास एक है। निक ने गुस्से में जवाब दिया। सच कहूं तो उसे यह बात समझ नहीं आई कि देश भर में इतने सारे आइलैंड पुराने प्योरब्लड परिवारों या गुप्त रूप से रिसर्च करने वाले मगलबॉर्न जादूगरों ने नहीं ले लिए थे। निक आखिरकार अपना आइलैंड पाकर बहुत खुश था, क्योंकि प्राइवेसी का कोई मुकाबला नहीं था जब तक वह अपने दायरे में न चला जाए। मॉडर्न रूनस्टोन और वार्ड का इस्तेमाल करके जमीन को छिपाने के लिए आइलैंड को गायब करना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। असल में मैंने अपनी माँ से इस बारे में पूछा और उन्होंने कहा कि अगर आप वहां नहीं रहते तो इसे बनाए रखना बहुत महंगा पड़ता है। डैफनी ने बातचीत में आगे कहा। मुझे लगता है कि मैं देख सकता हूं कि एक आइलैंड पर आने वाले तूफान और बार बार होने वाली बारिश से मेरी पुरखिन ने एक जादूगर के तौर पर अपनी स्किल से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए इसे संभालना शायद बहुत मुश्किल होगा। निक ने सहमति में कहा। उसकी एक बुरी आदत थी कि वह भूल जाता था कि इस मामले में वह कितना अच्छा था, और उसने अब तक इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा भी नहीं था। फिर भी मुझे यकीन है कि आइलैंड एक कमाल की जगह है ना? हरमाइन ने उत्सुकता से पूछा। मुझे लगता है हाँ, हालांकि इसके अपने खतरे हैं, इसलिए अगर तुम्हें अपनी सुरक्षा की परवाह है तो अकेले मत भटकना। निक ने गंभीरता से कहा। यह इतना बुरा तो नहीं हो सकता, है ना? हरमाइन ने उत्सुकता से पूछा। निक ने कंधे उचकाए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खतरनाक मानते हैं और आपके आने के हालात क्या हैं। अगर आप किसी तरह वार्ड के बावजूद आइलैंड में घुस गए तो यह एक बुरा सपना होगा, क्योंकि वहां ग्राफॉन, ग्रिफकेट, सींग वाले पानी के सांप, कोलो कोलो और एक बहुत शक्तिशाली मेंटिकोर गार्डियन है। जादुई पौधों और कम खतरनाक जीवों की तो बात ही छोड़िए। अगर आप आइलैंड पर मेहमान हैं तो इनमें से ज्यादातर चीजें कोई समस्या नहीं है, जब तक कि आप उन्हें समस्या न बना लें। उसने लापरवाही से कहा। तुम्हें पता है कि तुमने जिन जादुई जीवों की लिस्ट बनाई है, वे लगभग सभी 4x या उससे ज्यादा रेटिंग वाले खतरनाक जीव हैं, है ना? डैफ्ने ने सीरियसली पूछा। हाँ, इसके बारे में क्या? उसने आराम से जवाब दिया। तुम्हें पता है कि ऐसे जीवों को इंपोर्ट करना या रखना गैरकानूनी है ना? डैफ्ने ने सख्ती से जोर दिया। निक ने बस टाल दिया। हालांकि मैं उन जीवों में से किसी का मालिक नहीं हूँ, मैं उस जमीन का मालिक हूँ जिस पर वे रहते हैं, जो पिछली बार जब मैंने चेक किया था तो कोई क्राइम नहीं था। उसने शान से बताया। यह एक खतरनाक लाइन है जिसके आसपास चुपके से चलना है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो। डैफ्ने ने टॉपिक छोड़ने से पहले चिंता से कहा। वहां कोई मकड़ी नहीं है क्या? रॉन ने कांपते हुए पूछा। पिछली बार जब मैंने चेक किया था तो मेरे पास सिर्फ नॉर्मल तरह की मकड़ी थी और जादुई तरह की एक स्पीशीज थी, लेकिन वे बहुत छोटी होती हैं। निक ने ईमानदारी से कहा। ये किस तरह की है? हरमाइन ने दिलचस्पी से पूछा। साउथ अफ्रीकन ज्वेल वीवर, निक ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। एक्स रेटेड खतरनाक जीव जिसमें सुन्न करने वाला जहर होता है, जो अपने पत्थर के जालों के लिए मशहूर है, जो सीधी रोशनी में रत्नों की तरह चमकते हैं। मैंने उनके बारे में लाइब्रेरी में पढ़ा था, हरमाइन ने समझाया और निक ने सिर हिलाया। ये स्पीशीज लगभग नॉन मैजिकल होती अगर यह बात न होती कि उनके जाल साफ तौर पर जादुई होते। वे दोनों लोगों से बहुत शर्माते भी थे और उनका जहर लगभग नुकसान न पहुंचाने वाला था, जिससे आमतौर पर उनकी डेंजर रेटिंग बहुत कम थी। निक्स आइलैंड पर जो थे, वे उस रेटिंग से ज्यादा अलग नहीं थे, सिवाय इसके कि भारी माना में बदलाव ने उन्हें नॉर्मल से ज्यादा ताकतवर और बड़ा बना दिया था। उस बदलाव के बाद भी वे असल में सिर्फ टारेंटुला थे जिनके जाल देखने में बहुत अच्छे लगते थे। हालांकि बदलाव के बाद आइलैंड
पर सबसे खतरनाक जीव सींग वाले पानी के सांप और मेंटिकोर से राम थे। सींग वाले पानी के सांप एक ऐसे जीव में बदल गए थे जो बहुत पहले खत्म हो चुका था, यानी हाइड्रा। बदकिस्मती से आइलैंड पर ग्रुप का सिर्फ एक ही सदस्य हाइड्रा में बदल गया, जबकि बाकी नॉर्मल सींग वाले पानी के सांप की स्पीशीज के इवॉल्व्ड वर्जन बन गए। मजे की बात यह है कि हाइड्रा ने आइलैंड के पूर्वी हिस्से में छोटे से तालाब में रहना चुना और जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, वह काफी हद तक इलाके का था। निक को उस तालाब में आने जाने वाली छोटी धाराओं में एक छोटा सा फिल्ट्रेशन बैरियर लगाना पड़ा क्योंकि हाइड्रा का जहर कोई मजाक नहीं था और वहां की मछलियों के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहा था। इसके अलावा आइलैंड पर किसी भी स्पीशीज ने उसे एक सींग वाले पानी के सांप की तरह खतरे में छलांग नहीं लगाई। सेराम के काले चमड़े जैसे चमगादड़ के पंख और बढ़ गए और वह एक अफ्रीकी हाथी के साइज का हो गया, लेकिन उसके अलावा उसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। हालांकि उसके बिच्छू की पूंछ से निकलने वाले जहर की ताकत में अच्छी बढ़ोतरी हुई, जो अच्छी बात थी। हालांकि नाज़गुल आइलैंड की बिना किसी शक के रानी थी क्योंकि हाइड्रा सहित कोई भी जीव उसका सामना करने को तैयार नहीं था। फिर भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी जीव इतना बेवकूफ होगा कि वह किसी ऐसी चीज से लड़ने की कोशिश करे जो आपकी आत्मा को सांस लेने जितना आसान बना सकती है। मैंने हंसते हुए सोचा और अपने बहुत प्यारे खतरनाक जानवर के सींगों के पीछे खुजलाया। पहले मुझे एक लेटर भेजना चाहिए या बिना बताए आ जाना भी ठीक रहेगा? निक ने शांति से पूछा। मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर तुम बिना बताए आ जाओ, बस इस बार कोई बुरा सरप्राइज न हो। रॉन ने कंधे उचकाते हुए कहा। सीरियस ने कहा है कि तुम्हारा हमेशा स्वागत है, तो वही। हैरी ने भी कहा, अगर तुम अचानक आ गए तो हमारे मम्मी पापा खुश नहीं होंगे, इसलिए पहले से एक लेटर भेज दो। ट्रेसी ने अपनी और डैफ्ने दोनों की तरफ से कहा, मेरे मम्मी पापा शायद अचानक आने से ठीक रहेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि तुम पहले से एक लेटर भेज दो। हरमाइन ने कहा और लूना ने भी कहा, पापा भी आना चाहेंगे। निक ने इन इंतजामों को बाद के लिए याद रखने और बाकी दिन को बिना कंट्रोल किए आराम से बीतने देने का ध्यान रखा। जल्द ही अभी के लिए अलविदा कहने का समय आ गया और निक ने डॉटी से सीधे आइलैंड पर जाने को कहा। निक काम उठा जब आइलैंड पर उसके ऊपर बहुत सारा माना लुढ़क गया, लेकिन उसने जल्दी से एडजस्ट कर लिया। किसी जादुई जीव पर ज्यादा माना से कम माना होने पर जो नरक जैसी तलब होती है, उसे बताना मुश्किल था। कोई विथड्रॉल सिम्टम या ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक कमजोरी का एहसास था जिससे निपटना बहुत परेशान करने वाला था। इससे निक को सच में हैरानी हुई कि आखिर भगवानों ने दुनिया को बिना रोके इस हद तक खत्म होने कैसे दिया। आखिर उसने मान लिया था कि यह एहसास तब और भी बुरा हो जाता है जब आप एक ऊंचे दर्जे के जीव होते हैं, क्योंकि यह शायद आपकी जिंदगी से जुड़ा होता है। जादूगर मगल्स के मुकाबले एवरेज तौर पर जितने ऊंचे टियर पर होते थे, उतने ही ज्यादा जीते थे। इसलिए थ्योरी के हिसाब से टियर 7 या 8 के प्राणी के लिए सिर्फ इस पावर के आधार पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक जीना काफी आसान था। निक को शक था कि देवता या टाइटन असल में जन्म से अमर होते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक जीना पक्का मुमकिन था। खैर, आइलैंड पर पहुंचने के बाद वह मैनर में गया और लुकास को ढूंढने चला गया। इसका कारण ये था कि निक के असिस्टेंट के तौर पर वैम्पायर को ये देखने की जरूरत थी कि वह भविष्य में किस तरह की चीजें सीखेगा। निक ने हेलेना को अपनी असिस्टेंट बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन एक गोस्ट होने के नाते वह उस तरह से ग्रो नहीं कर सकी जिससे वह उसके स्टाइल्स में इम्प्रूव कर सके। सेलिब्रिम्बर स्टाइल सीधे सोल को ग्रो करता है, जबकि ट्वाइलाइट स्टाइल पूरी तरह से माना कंट्रोल के बारे में था। हेलेना इन दोनों में से किसी भी एस्पेक्ट को उस पॉइंट से आगे इम्प्रूव नहीं कर सकी जहां वह जिंदा थी, जो असिस्टेंट के लिए तुरंत डिस्क्वालीफाई करने वाला था। लुकास शायद उतना टैलेंटेड ना हो, लेकिन वह न बूढ़ा होने वाला था और स्टाइल्स के साथ साथ ग्रो करने में कैपेबल था। निक सच में खुश था कि उसे किसी और चीज के बजाय ट्वाइलाइट स्टाइल मिला, क्योंकि जब लुकास इसे सीख रहा था तो इससे उसे अपनी आत्मा को महसूस करने के लिए जरूरी माना कंट्रोल का लेवल पाने में मदद मिलेगी। ये सेलिब्रिम्बोर स्टाइल का पहला स्टेप था और बिना ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस के इसे सिखाना लगभग नामुमकिन था। निक ने ये स्टाइल सिस्टम से सीखा जिससे वह तुरंत इस रुकावट को पार कर सकता था, लेकिन लुकास के पास ऐसी कोई मदद नहीं थी और इसलिए उसे इसे मुश्किल तरीके से सीखना पड़ा। एक बार जब लुकास को काफी माना कंट्रोल मिल गया, तो निक उसे एक सेंसरी डेप्रिवेशन चैम्बर में डालने वाला था ताकि वह बिना किसी ध्यान भटकाने वाली चीज के खुद पर फोकस कर सके। जिस वैम्पायर की बात हो रही है, वह भी मेटल्स की गाइड पढ़ रहा था जो निक ने उसे तब छोड़ी थी जब वह डॉटी की सैलरी से खरीदे गए मेटल्स को देख रहा था। मिक्स में कोई बहुत रेयर मटेरियल नहीं था, लेकिन हाउस एल्फ को साफ तौर पर एक अच्छा सप्लायर मिल गया था क्योंकि टंगस्टन जैसी चीजें थीं।
अभी के लिए उन चीजों को इग्नोर करो और मेरे पीछे आओ, निक ने कहा और लुकास कंफ्यूज लग रहा था लेकिन उसने बात मान ली। क्या हाल है बॉस? उसने हैरानी से पूछा। अब समय आ गया है कि तुम उस तरह के काम का टेस्ट लो जो तुम समय के साथ करोगे, निक ने बिना कुछ समझाए कहा। लेकिन लुकास इस बात से खुश हो गया क्योंकि वह सोच रहा था कि आखिर में उसे क्या क्या सिखाया जाएगा, लेकिन उसे समझ आ गया कि उसे पहले बेसिक बातों से शुरू करना होगा। उसने कुछ साल घूमा था इसलिए उसने एक दो चीजें सीख ली थी और उसे इस बात का अफसोस भी था कि हॉगवर्ट्स में रहते हुए उसने ज्यादा कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि इन नई स्किल्स को सीखने के लिए उस बेसिक जानकारी को फिर से सीखना था। यही वजह थी कि वह निक के इस थकाऊ काम में फंसने की शिकायत नहीं कर रहा था। हालांकि लुकास ने हाउस एल्फ से निक के बारे में पुराने पेपर्स लाने को कहा था ताकि उसे समझ आ सके कि वह किस तरह के इंसान के लिए काम कर रहा है। उसे जल्दी ही पता चल गया कि निक बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा था जब वह कहता था कि वह क्राफ्टिंग में अपनी स्किल के लिए जाना जाता है। इसका मतलब यह नहीं था कि उसे शुरू में निक पर बहुत शक था, क्योंकि उसे फ्लास्क और अंगूठी मिलने के बाद वह उस पर यकीन करने लगा था। हालांकि ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने के बाद वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि उसे यह नौकरी ऐसे ही मिल गई, यह उसकी किस्मत अच्छी थी। निक को लुकास की इन बातों की कोई परवाह नहीं थी और वह उस कमरे की तरफ ले गया जिसमें एट्रोनेच फोर्ज इंस्टॉलेशन था। मलिन के पसीने वाले कपड़ों में यह क्या है? लुकास ने पहली बार हवा में घूमते और गुनगुनाते हुए कई रिंग वाले डिवाइस को देखकर कहा। मेरे इस शानदार कंस्ट्रक्शन को एट्रोनेच फोर्ज कहते हैं और इसका मकसद उन चीजों के आधार पर चीजें बनाना है जो मैं इसे देता हूँ। इस मामले में यह एक नया जीवन रूप बनाएगा, निक ने गर्व से मुस्कुराते हुए समझाया। क्या ये गैर कानूनी नहीं है? लुकास ने कंफ्यूज होकर पूछा। बहुत बुरा, फिर अगर मिनिस्ट्री को मेरे किए गए गुनाहों की लिस्ट पता होती तो वे मुझे अज़्काबान में दफना देते, इसलिए एक और गुनाह से कोई फर्क नहीं पड़ता, निक ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। यह जवाब पाकर लुकास हैरानी से उसे देखता रहा, जबकि निक ने आराम से खून से सना हीरा निकाला और उसे गोबलिन सिल्वर की कुछ छड़ों के साथ एट्रोनेच फोर्ज के बीच में सही जगह पर फेंक दिया। इससे लुकास का ध्यान वापस नॉर्मल हो गया क्योंकि जेम के दिखते ही उसमें से खून की तेज गंध आ रही थी। सामान फौज के अंदर तैरने लगा और निक ने अपनी छड़ी फौज के बाहरी रिंग पर टैप की और प्रोसेस शुरू कर दिया। बहुत सारा माना हीरे में समा गया जो तेजी से चमकने लगा, जिसमें से ज्यादातर निक से ही आ रहा था। लुकास हैरानी से देख रहा था कि हीरा धीरे धीरे टूटकर चमकते रेत के छोटे छोटे कणों में बदल गया जो फैल गए, इससे पहले कि बहुत सारा माना हल्के पीले रेतीले दिखने वाले पत्थरों में बदलने लगा जिन पर घुमावदार पैटर्न थे। पहले तो पत्थरों का कोई असली आकार नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा पत्थर बनते गए एक एक करके दिखने लगा। एक इंसान जैसा चेहरा, उसके बाद पहले के बाईं और दूसरा चेहरा जो इसी पत्थर के मटेरियल से बना था, फिर एक हाथ के बाद दूसरा, जब तक कि 4 हाथ नहीं हो गए। आखिर में जीव के हाथों में घुमावदार पैटर्न वाली 4 लंबी हल्के पीले रंग की पत्थर की तलवारें बनी। इस पॉइंट पर मेटल टूट गया और तलवारों के किनारों के साथ साथ जीव के शरीर को बनाने वाले पत्थरों की सतह पर बहने लगा, जिससे घुमावदार पैटर्न भर गए। आखिर में 4 हाथों और 2 चेहरों वाला एक बड़ा एयर एट्रोनेच बना, जिसे गोबलिन सिल्वर से पूरी तरह से मजबूत किया गया था। एट्रोनेच फौज के रिंग्स अपना काम पूरा होने के बाद धीमे हो गए और एट्रोनेच जिंदा हो गया क्योंकि उसके पत्थरों के बीच की जगहें धीरे धीरे नीली चमकने लगी। कमरे में हवा चीख रही थी क्योंकि जीव की ताकत बिना रोक टोक के दौड़ रही थी और चट्टानें लगातार हिल रही थी, फिर भी किसी तरह अपना आकार बनाए हुए थी। आओ, निक ने हुक्म दिया और एट्रोनेच फौज से बाहर तैरता हुआ तब तक आगे बढ़ा जब तक वह बात मानते हुए उसके सामने नहीं आ गया। मेरी पहली कोशिश में ही ज्यादा हवा वाला एट्रोनेच बिल्कुल भी बुरा नहीं, निक ने जीव को देखने के बाद खुशी से कहा। ये चीज क्या है? लुकास ने बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर पूछा। हाँ, मैं भूल गया कि मैंने तुम्हें अभी तक ये नहीं सिखाया, सॉरी। वैसे भी यह अनोखी चीज एक तरह का जीव है जिसे आमतौर पर एट्रोनेच के नाम से जाना जाता है। आसान शब्दों में एट्रोनेच एलिमेंटल मैजिक है जिन्हें आकार और जीवन दिया जाता है। खास तौर पर यह एक एयर एट्रोनेच है जिसका मतलब है कि इसका मुख्य एलिमेंटल अलाइनमेंट एयर एलिमेंट से है। उन पत्थरों से धोखा मत खाना, ये चीज लगभग पूरी तरह से एयर मैजिक से बनी है जिसे क्रिस्टलाइज करके वह बनाया गया है जो तुम अब देख रहे हो, सिवाय उस मेटल के जिसे मैंने इसमें मिलाया है, निक ने मुस्कुराते हुए समझाया। क्या ये खतरनाक है? लुकास ने अजीब चीज को देखते हुए घबरा कर पूछा। सिर्फ तभी जब तुम इस पर हमला करो या मैं इसे ऐसा करने का हुक्म दूं, अभी तो यह ज्यादातर सिर्फ सजावट है। हाँ,
यह इधर उधर हो सकता है लेकिन असल में ये कुछ और नहीं करेगा। निक ने ईमानदारी से कहा, अपनी ताकत पर काबू रखो और मेरे पीछे आओ। फिर उसने एट्रोनेच को हुक्म दिया और कमरे में हवाएं ज्यादातर गायब हो गईं। क्या मैं आखिरकार यह करना सीख जाऊंगा? लुकास ने इस डिस्प्ले को देखकर उत्सुकता से पूछा। यही आइडिया है। समय के साथ तुम ज्यादातर क्राफ्टिंग मामलों में मेरे असिस्टेंट बनोगे, लेकिन अभी तुम सीख रहे हो। निक ने जवाब दिया और कमरे से बाहर चला गया। एट्रोनेच उसके ठीक पीछे चल रहा था। उसके बाद उसने लुकास को जाने दिया और वैम्पायर नए जोश के साथ अपनी पढ़ाई में लग गया। दूसरी ओर निक एट्रोनेच को मैनर के बाहर ले आया और कंस्ट्रक्ट्स के गुस्से को कम से कम करने के लिए समय निकालने के बाद उसे उसके चारों ओर एक पेट्रोल रूट पर सेट कर दिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर हमला होने के बाद वह चीज जवाबी हमला करती, लेकिन वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह सांस लेने वाली किसी भी चीज के प्रति हिंसक हो जाए। अगर ऐसा कुछ होता तो निक को एट्रोनेच को रोकने से पहले आइलैंड के इकोसिस्टम को गंभीर नुकसान उठाना पड़ता। इससे निपटने के बजाय उसने बस उसे मैनर के चारों ओर एक पैसिव पेट्रोल लूप पर लगा दिया। यह निश्चित रूप से इतना डरावना था कि ज्यादातर जीव जो गलती से मैनर के इलाके में आ जाते, वे शायद इससे छेड़छाड़ करने के बारे में 2 बार सोचते। निक की राय में एट्रोनेच की सबसे अच्छी बात यह थी कि अगर कोई उन्हें देख लेता तो वह बस कह सकता था कि यह एक गोलेम है और कोई इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता था। अब जब कॉन्सेप्ट का प्रूफ तय हो गया था तो निक ने जितने हो सके उतने एट्रोनेच बनाने का सोचा। पहला एट्रोनेच टाइप जिस पर उसने फोकस किया वह फायर एट्रोनेच था, क्योंकि उसके पास उनके बारे में एक थ्योरी थी जिसे वह वेरीफाई करना चाहता था। उन्हें बनाने का प्रोसेस एयर एट्रोनेच बनाने के तरीके जैसा ही था, हालांकि निक ने फौज में कोई मेटल नहीं मिलाया। जो उसके पास आखिर में आया वह नॉर्मल कंस्ट्रक्ट से कमजोर था, जो आग और जले हुए मेटल से बनी बिना चेहरे वाली औरतों जैसा दिखता था। सच तो यह है कि उन जीवों में कोई मेटल नहीं था, क्योंकि वे एयर एट्रोनेच की तरह ही बस क्रिस्टलाइज्ड माना थे। थ्योरी के हिसाब से मैं इन एट्रोनेच को आग का बीज खिला सकता हूं ताकि उनकी ताकत और रंग रूप बदल जाए। निक ने सोचा और गहरी सांस ली, फिर एट्रोनेच पर नीली आग की मोटी लपटें छोड़ी। उसे हैरानी हुई कि इससे कंस्ट्रक्ट से एक अजीब सी झनकार की आवाज आए और उसके जादुई सेंस को लगा कि एट्रोनेच में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। एट्रोनेच पर आग छोड़ना बंद करने के बाद भी बदलाव जारी रहे और उसने दिलचस्पी से देखा कि एट्रोनेच का शरीर कैसे बदलने लगा। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि कंस्ट्रक्ट का रंग अब नीला और गहरा नीला हो गया था। निक के लिए और भी दिलचस्प बात यह थी कि वह कंस्ट्रक्ट थोड़ा और बड़ा हो गया था और उसके सिर पर मुड़े हुए सींग उगाए थे, जिससे उसके जलते हुए बाल चारों ओर फैल रहे थे। दिखने में कोई और बदलाव नहीं था, लेकिन पावर के मामले में रात और दिन का फर्क था। पहले ये कंस्ट्रक्ट नॉर्मल आग से बना था, लेकिन अब इसमें माना से भरी ड्रैगन आग थी और इसलिए यह पहले से काफी ज्यादा पावरफुल था। निक ने अपने माना रिजर्व को रिस्टोर करने के लिए मेडिटेशन करने जाने से पहले इस नए एज और फ्लेम एट्रोनेच को भी पेट्रोल पर सेट किया। ऐसा लगता है कि अगर मैं आइलैंड की एम्बियंट माना डेंसिटी को कम नहीं करना चाहता तो मैं एक दिन में लगभग 4 एट्रोनेच ही बना सकता हूँ। उसने अपना दिमाग साफ करते हुए और अपनी सांस पर ध्यान देते हुए सोचा। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन ये देखते हुए कि वे उसके बनाने के बाद हमेशा के लिए यहाँ थे, यह संख्या तेजी से बढ़ेगी क्योंकि वह चीजों को बनाने में ज्यादा से ज्यादा समय लगाएगा। फिर भी उसके बनाए अगले 2 एट्रोनेच भी फ्लेम एट्रोनेच थे, जिन्हें उसने फिर अपने पास मौजूद फ्लेम के टाइप में से एक फायर सीड में फीड किया। एट्रोनेच ने ठंडी आग को हवा दी, जो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान फट गई। उसे पता चला कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस्ट्रक्शन का बेस लेवल ट्रांसफॉर्मेशन से बनी अलग अलग एनर्जी को संभालने के लिए बहुत कमजोर था। फिर भी उसने थ्योरी दी कि आग के एट्रोनेच के लिए एक बेहतर शुरुआती पॉइंट इस प्रॉब्लम को ठीक कर देगा। हालांकि ये पूरी तरह से नुकसान नहीं था, क्योंकि मौत के बाद एट्रोनेच का शरीर एक चमकते लाल नमक के ढेर में टूट गया। मैं आग के नमक लेता हूँ। जब मैं कीमिया में हाथ आजमाना शुरू करूंगा तो ये जल्द ही बहुत काम आ सकते हैं। उसने जलते हुए गर्म नमक को एक बहुत ज्यादा गर्मी रोकने वाले कांच के जार में रखते हुए सोचा। आखिरी एट्रोनेच को कंजंक्शन फ्लेम का बीज खिलाया गया और इसके नतीजे में चीजें अजीब हो गईं। निक ने देखा कि एट्रोनेच तेजी से बदल गया। पहले पैर, सिर और हाथ कंस्ट्रक्ट के धड़ में धंस गए। फिर धड़ तब तक फूलता गया जब तक निक चमकते ग्रे फ्लेम क्रिस्टल के एक बिल्कुल गोल गोले को नहीं देख रहा था। इससे भी अजीब बात यह थी कि एट्रोनेच सिर्फ मौजूद होने से ही स्पेस को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर रहा था। निक ने इस नए कंजंक्शन एट्रोनेच को मैनर के रिसेप्शन एरिया के सेंटरपीस के तौर पर सेट किया, क्योंकि ये देखने में बहुत बढ़िया था लेकिन लड़ाई के लिए बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था।
निक को इट्रोनेच बनाने का काम वहीं खत्म करना पड़ा क्योंकि आसपास का माना काफी कम हो रहा था। बाकी दिन उसने अपने माना कंट्रोल की प्रैक्टिस की ताकि अचानक पावर बढ़ने से खोया हुआ कंट्रोल वापस पा सके। उसकी छड़ी पहले ही पावर के इस नए लेवल के हिसाब से एडजस्ट हो चुकी थी, इसलिए उसकी ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई। शुक्र है कि पावर बढ़ने से निक का कंट्रोल सच में खत्म नहीं हुआ था, बल्कि कम हो गया था। उसे बस पहले जैसा होने के लिए थोड़ी शार्पनेस की जरूरत थी। निक ने डॉटी से उसके लिए खाना बनवाया, जबकि वह बाथरूम में आराम कर रहा था। यह थोड़ा बेकार लग सकता है कि बाथटब लगभग एक स्विमिंग पूल जितना बड़ा था, लेकिन फिर भी यह अच्छा था। बाथटब के गर्म मिनरल पानी ने थोड़ी देर नहाने के बाद जिद्दी गंदगी और डेड स्किन से छुटकारा पाने में कमाल का काम किया। डैफ्नेस हेयर केयर रूटीन की वजह से मेरे कंधे तक लंबे सफेद बाल अब चांदी की तरह मुलायम और चमकदार हो गए थे। मैं उन्हें अपने कानों के पीछे पारंपरिक 11 बालों की चोटी में बांधकर रखती थी, जैसा कि सेलेब्रिम्बो ने मुझे दिखाया था। नहाने के बाद निक ने पजामा पहना और मैनर के डाइनिंग रूम में डिनर करने चला गया। ये वेजिटेबल बीफ स्टू का एक सिंपल खाना था, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में कि इसे पार्टी साइज का हिस्सा समझा जा सकता था। दुख की बात है कि ऐसा नहीं था क्योंकि निक और स्टीव ही इसे पूरा खा रहे थे। दूसरी ओर नाज़गुल के डिनर में कोलो कोलो सोल्स वगैरह का एक बड़ा हिस्सा था। एक्रोमैंटुला की तरह ही, हालांकि आइलैंड पर इतने सारे थे कि वह उनकी संख्या को मुश्किल से कम कर पाए। इस बीच डस्क बारबेक्यू मीट से भरी प्लेट में खाना खा रहा था, अपने छोटे से फुटबॉल रूप में, क्योंकि आखिरकार उसने अपनी पूंछ का पंख फिर से उगाने के लिए दूसरा जन्म लिया था। पीव्स की वजह से जो पंख उसने खो दिया था, वह उस दिन से निक के पास था, लेकिन वह उसे एक खास मकसद के लिए बचा रहा था। खास तौर पर निक उससे एक बहुत ताकतवर छड़ी बनाने का प्लान बना रहा था, लेकिन अब तक उसे वेरिटोलॉजी में समय देने का मौका नहीं मिला था ताकि वह इस सब्जेक्ट में अपनी मास्टरी को और बेहतर कर सके। ज्यादा से ज्यादा उसकी लकड़ी और रून कार्विंग स्किल्स में काफी सुधार हुआ था, लेकिन सब्जेक्ट सिर्फ उन दो पहलुओं से कहीं ज्यादा था। इसमें यह साफ तौर पर समझना शामिल था कि छड़ी का कोर और लकड़ी कैसे इंटरैक्ट करेंगे और दोनों की अलग अलग खासियतें क्या हैं। मजे की बात यह थी कि वेरिटोलॉजी एक असली कला तभी बनी जब बहुत समय पहले एक छड़ी बनाने वाले को एहसास हुआ कि रून्स वाली छड़ी जादुई फोकस बनाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं थी। छड़ियों ने आज जैसा रूप कैसे लिया, इसका सही इतिहास बहुत लंबा था और ज्यादातर साफ नहीं था या समय के साथ पूरी तरह से खो गया था। लेकिन निक को ये पता था कि पीढ़ी दर पीढ़ी कारीगरों ने इस कला को बेहतर बनाया था और यह आज जैसा है। उदाहरण के लिए, निक को पक्का पता था कि 1000 साल पहले फाउंडर्स के समय में वैन्स उन जादुई चीजों से बनाई जाती थी जो कोई वैन बनाने वाले के पास लाता था। उनके लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी लगभग आज जैसी ही थी, लेकिन कोर अजीब थे और कभी कभी काम भी नहीं करते थे। मैंड्रेक के पत्ते, उनके सबसे वफादार कुत्ते का दिल और दूसरी अजीब या बस अजीब चीजें जैसी अजीब जादुई चीजें। निक ने जितना समझा, उसके हिसाब से यह चीज वैन के मालिक को खुद लेनी होती थी। इस वजह से ज्यादा ताकतवर वैन बनाने के लिए उनके ताकतवर हिस्से पाने के लिए बहुत सारे जादुई जानवरों का शिकार करने लगे। दिलचस्प बात यह है कि अपनी खुद की वैन कोर मटेरियल की खोज करने से असल में मालिक और वैन के बीच एक मजबूत रिश्ता बना। समस्या कोर और विजार्ड के बीच कंपैटिबिलिटी के रूप में आई। ओलिवेंडर ने इस समस्या को सुप्रीम कोर थ्योरी शुरू करके हल किया जब वह बहुत छोटा था। इससे सभी को एक जैसी पावरफुल वैन मिल गई जो उनके साथ पूरी तरह से कंपैटिबल थी, लेकिन खुद एक कोर की खोज करने से उन्हें एक्स्ट्रा पावर मिली। दुख की बात है कि आमतौर पर वैन्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसे इतिहास पर ध्यान देने वाला कोई भी देख सकता था। उनके आने के बाद अचानक बहुत ताकतवर बनना बहुत मुश्किल हो गया और मैजिकल कम्युनिटी में पावर का एवरेज लेवल तेजी से गिर गया। इसका कारण ये था कि वैन्स चलाने वालों को ये याद रहना बंद हो गया था कि वैन्स जादू करने में उनकी मदद करने के लिए टूल थे, जादू का सोर्स नहीं। जिस जादूगर की वैन छीन ली जाती थी, वह अचानक खुद को अपने दुश्मन के रहमोकरम पर पाता था और इस तरह एक मगर से थोड़ा ही बेहतर होता था। धीरे धीरे पुराने जादूगरों की जादू की महारत खत्म होती गई, जब तक कि दुनिया भर में फैली पुरानी कब्रों में उसके बस कुछ ही निशान बचे रहे। लेकिन अभी इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। निक ने खाना खत्म करके और सोने के लिए अपने कमरे में जाने के बाद सोचा। एक वैम्पायर होने के नाते लुकास को असल में सोने की जरूरत नहीं थी, इसलिए हवेली में एक ही लाइट बाकी रात जलती रही। निक को आइलैंड के वार्ड ने बताया कि सुबह होने से थोड़ा पहले कोई बिना इजाजत के आइलैंड में घुस आया है, जिससे वह जाग गया। क्या ये किस्मत की बात थी या किसी ने सच में मुझे किसी तरह ढूंढ लिया? उसने सोचा। जैसे ही उसने कपड़े पहने और जल्दी से कमरे से बाहर भागा।
हमारे पास एक अचानक मेहमान आया है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लुकास के गुड मॉर्निंग कहने से पहले ही निक ने सीरियस होकर कहा। लुकास ने तुरंत वैम्पायर बनने से पहले अपनी छड़ी निकाली और निक के पीछे सीरियस होकर चला गया। वे जल्दी से हवेली से बाहर निकले और निक ने हवेली के बाहर पेट्रोलिंग कर रहे एट्रोनेच को उनका करीब से पीछा करने का हुक्म दिया। आइलैंड के उत्तरी हिस्से से एक जोरदार दहाड़ आई जिसे निक ने सेराम का हिस्सा माना और वे जल्दी से उस तरफ बढ़े। आइलैंड कुछ ही मील दूर था, इसलिए निक और लुकास को सेराम और घुसपैठिए के बीच लड़ाई वाली जगह पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। तुम मजाक कर रहे हो? निक ने वहां पहुंचने पर जो नजारा देखा उसे देखकर हैरान होकर सोचा। चट्टान के किनारे एक छोटा बूढ़ा आदमी खड़ा था जो इतना कमजोर लग रहा था कि हवा उसे उड़ा ले जा सकती थी। उसके कंधे तक पतले सफेद बाल थे। उस आदमी के हाथ में एक हल्की सफेद लकड़ी की छड़ी थी जिसके बेस पर बटेर के अंडे के साइज का एक खून जैसा लाल पत्थर लगा हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि सेराम एक दर्जन पत्थर के सैनिकों से लड़ रही थी जो साफ तौर पर उसे कड़ी टक्कर दे रहे थे अगर उसकी चोटों से कोई इशारा मिले। जैसे कि यह काफी बुरा नहीं था। जब भी वह किसी सैनिक को चीरती, बूढ़ा जादूगर बस अपनी छड़ी घुमाता और सैनिक ठीक हो जाता। तुम दोनों मेंटिकोर को पत्थर के सैनिकों से लड़ने में मदद करो। लुकास, जादूगर के साथ मेरे साथ। निक ने एट्रोनेच और लुकास को कमांड दिए और फिर बूढ़े आदमी की ओर दौड़ा। निक अपने आइलैंड पर जादूगर के जादुई सिग्नेचर को नहीं पहचान पाया और इसलिए उसने पहले हमला करने और बाद में सवाल पूछने का फैसला किया। जब एट्रोनेच पत्थर के सैनिकों के खिलाफ उसके साथ हो लिए तो सेराम को राहत मिली क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट उनके खिलाफ बहुत असरदार थे और बहुत सारा प्रेशर कम कर रहे थे। आओ बच्चे, मैंने दशकों से इतना अच्छा महसूस नहीं किया, मुझे ये जंग हटाने दो। जादूगर ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा जब निक ने हमला करने के लिए अपनी छड़ी उठाई। खुश, वह बोला और जादूगर की मुस्कान गायब हो गई क्योंकि उसने बचाव में जल्दी से एक शील्ड चाम उठाया। क्रैक, बूम, एक पल भी देर नहीं हुई क्योंकि जैसे ही निक ने बोलना खत्म किया, छड़ी की नोक से बिजली का एक बैरल जितना मोटा बोल्ट जादूगर की ओर उड़ा। बिजली शील्ड पर गिरने के तुरंत बाद जादूगर एक तरफ हट गया क्योंकि उस पर तुरंत दरारें आ गईं। निक अभी मजाक नहीं कर रहा था और जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करना चाहता था। लेकिन जादूगर ने एक पल भी नहीं गंवाया और बीच में ही निक पर एक चमकदार लाल जादू कर दिया। अपनी छड़ी आगे की ओर घुमाते हुए निक ने अपनी छड़ी की माना कोटेड नोक से जादू को पकड़ा और उसे एक तरफ कर दिया। जादूगर ने ये देखा और हैरानी से देखा, फिर मुस्कुराया और निक पर 5 और मंत्रों की बौछार कर दी जो बिना कुछ कहे डाले जा रहे थे और अलग अलग स्पीड से चल रहे थे। निक की आंखें हर एक मंत्र के बीच घूमी, इससे पहले कि उसका बाकी शरीर नए मंत्रों पर रिएक्ट करना शुरू करता। स्विश, स्विश, स्विश। निक का दाहिना हाथ धुंधला सा हिला क्योंकि उसने गहरी सांस लेते हुए एक के बाद एक मंत्रों को पकड़ा और हटा दिया। फूम, निक के मुंह से नीली आग की एक मोटी धार निकली और जादूगर को हमला करना बंद करके बचाव करने पर मजबूर कर दिया। इस बार बुलाई गई ढाल पहले वाली से ज्यादा मजबूत थी और तेज आग के सामने भी काफी अच्छी तरह टिकी रही, लेकिन इतनी अच्छी तरह से नहीं कि जादूगर आग की लिपटों से लड़ते हुए संघर्ष के कोई लक्षण नहीं दिखा रहा था। निक ने आग को रोका क्योंकि उसकी सांस फूल रही थी, फिर उसने अपनी छड़ी घुमाई। प्रेडिक्टो बॉम्बाडा मैक्सिमा हाइड्रा फ्यूमिकेंट। पहले और दूसरे मंत्र ने जादूगर को शील्ड छोड़ने पर मजबूर कर दिया, नहीं तो उसके टुकड़े टुकड़े होने का खतरा था। जबकि आखिरी मंत्र निक का खुद से बदला हुआ जहरीला धुआं मंत्र था। इससे जादूगर को भयानक रूप से खराब करने वाले धुएं से छुटकारा पाने की कोशिश करनी पड़ती, नहीं तो उसकी हड्डियां चटकर जाने का खतरा होता। जैसा निक ने प्लान किया था, जादूगर पहले 2 जादू से बचकर निकल गया और जल्दी से तीसरे जादू से निपट लिया। इस पॉइंट पर जादूगर के पीछे धुंध बन गई क्योंकि लुकास ने जादूगर पर चुपके से हमला करने के लिए धुंध के रूप का इस्तेमाल किया जिसे पहचानना मुश्किल था। एक्सपेलियार्मस, उसने कहा और जादूगर दूसरी दिशा से अचानक हुए हमले पर समय पर रिएक्ट नहीं कर पाया, इसलिए उनकी छड़ी खो गई। निक ने बिना समय गंवाए अपनी छड़ी को जमीन पर टैप किया और जमीन को बदलकर जादूगर और उसकी छड़ी को निगल लिया, जबकि उसके शरीर पर चारों तरफ से मेटल के कई नुकीले भाले दबे हुए थे। सेराम और एट्रोनेक्स ने उस समय पत्थर के सैनिकों का काम जल्दी से निपटा दिया क्योंकि जादूगर उन्हें और ठीक नहीं कर सकता था। बहुत बढ़िया, बस कमाल है बच्चे। ये सोचकर कि मैं इस तरह से अचानक पकड़ा जाऊंगा, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। जादूगर ने जमीन में अपने बिल से हंसते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम्हें ये जगह कैसे मिली? निक ने गंभीरता से पूछा और अपनी छड़ी उस आदमी की तरफ तानकर धमकी दी। ओह अच्छा, मेरा नया क्लोकिंग एन्चेंटमेंट काम कर रहा है,
इसे बनाने में तुम्हारी मदद बहुत कीमती थी, तुम्हें पता है। मैं मानता हूं कि इस छोटी से सरप्राइज की प्लानिंग करते समय शायद मैंने तुम्हारे रिएक्शन का गलत अंदाजा लगाया होगा। आदमी ने अजीब सी हंसी के साथ कहा। निक ये सुनकर कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने किसी को क्लोकिंग एन्चेंटमेंट से मदद की हो। नहीं रुको, मैंने कुछ समय पहले ऐसी ही एक चीज में कुछ कमियां बताई थी। उसने सोचा और महसूस किया कि अभी कौन छेद में है जिसे तेज भालों से छेदा जा रहा है। आपको पता है कि मैं आपको मार सकता था, है ना मिस्टर फ्लेमिल? निक ने कराहते हुए कहा और उस अजीब अल्केमिस्ट को छोड़ दिया। ये ख्याल हाल ही में एक दो बार मेरे दिमाग में आया था, इस बार मुझे क्या पता चला? बूढ़े आदमी ने अपनी छड़ी उठाते हुए कहा, मैंने तुम्हारे अलावा किसी की भी क्लोकिंग एन्चेंटमेंट से मदद नहीं की है। निक ने ईमानदारी से कहा, हाँ, मुझे लगता है कि इससे ये काफी साफ हो जाएगा। ये वही युवा वैम्पायर होगा जिसे तुम कुछ समय पहले ले गए थे। निकोलस फ्लेमिल, तुमसे मिलकर खुशी हुई। अल्केमिस्ट ने लुकास को नमस्ते करते हुए कहा। निक ने इस पर भौं चढ़ाई। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता होगा? डम्बलडोर को भी इस बारे में पता नहीं होना चाहिए। उसने कंफ्यूज होकर पूछा। मैं कई वैम्पायर का दोस्त हूँ जिन्हें तुम देखते हो और उनमें से एक ने एक हफ्ते पहले चाय पर यह मजेदार गॉसिप फैलाई थी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हाउस एल्फ अनजान रहे, तो तुम्हें सच में याद रखना चाहिए कि वह नॉर्मल कपड़े पहने। फ्लेमेल ने चिढ़ाने वाली नजर से कहा। निक ने कराहते हुए कहा कि वह इस बारे में पूरी तरह से भूल गया था क्योंकि इस समय उसके लिए यह नॉर्मल था कि उसकी हाउस एल्फ फैंसी कपड़े पहने। वैसे भी तुम्हें ये जगह कैसे मिली? मैंने खुद चेक किया था कि वार्ड्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। निक ने सीरियसली कहा। असल में मैंने एक तरह से चीटिंग की। मैंने पेजेंट में तुम्हारी जान पहचान वाले पर एक ट्रैकिंग चार्म छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि वह किसी भी पल तुमसे दूर नहीं होगी। फिर मैं बस मैप पर सबसे पास की जगह पर गया और अजीब मैजिक ढूंढने लगा। मुझे मानना पड़ेगा कि वार्ड स्कीम को क्रैक करना और अंदर जाना एक मजेदार छोटा चैलेंज था। फ्लेमेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे लगता है ये कोई गेस्ट है। सेराम ने पास आकर शांति से पूछा। निक ने सिर हिलाया। हाँ, वह थोड़ा अजीब है और उसने बिना प्लान किए आने का फैसला किया। वैसे अच्छा काम है। उसने आखिर में ईमानदारी से तारीफ करते हुए कहा। यह मेरा काम है। बड़े मेंटिकोर ने बोरियत से कंधे उचकाते हुए कहा। अद्भुत, मैंने तुम्हारे जैसा मेंटिकोर कभी नहीं देखा, शायद माना कंसंट्रेशन की वजह से। फ्लैमेल ने दिलचस्पी से सेराम से पूछा। निक ने बस अपना सिर हिलाया और आह भरी। तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो सेराम, मैं इसे यहाँ से संभाल लूंगा, उसने कहा और मेंटिकोर आराम से जंगल में वापस चला गया। तुम दोनों नहीं, यहाँ आओ, निक ने एट्रोनेच को आदेश दिया जो सेराम का पीछा करने गए। फ्लैमेल हैरानी से एट्रोनेच के पास गया। गोलेम्स? नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। मुझे हैरानी है कि तुम किस तरह की चीजें हो, उसने कंफ्यूजन से बुदबुदाया। एट्रोनाक्स, एक तरह की एलिमेंटल बनावट जो मैंने बनाई है, निक ने ईमानदारी से कहा। दिलचस्प है, लेकिन मैं ये देखे बिना नहीं रह सकता कि उनमें अल्केमिकल ट्रीटमेंट का कोई निशान नहीं है। तुमने उन्हें इसके बिना कैसे बनाया? फ्लेमेल ने हैरानी से पूछा। हम मैनर में बात कर सकते हैं लेकिन पहले मुझे वार्ड्स चेक करने होंगे ताकि यह पक्का हो सके कि आइलैंड बाकी दुनिया के सामने खुला ना हो, निक ने कहा और फ्लेमेल ने समझते हुए सिर हिलाया। निक को वार्ड स्कीम का वह हिस्सा ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा जिससे फ्लेमेल अंदर घुसा था और उसे ठीक वैसा ही कर दिया जैसा उसे होना चाहिए था। निक ने फ्लेमेल को सब्र से आइलैंड के जंगल से होते हुए मैनर तक पहुंचाया और सच कहूं तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि बूढ़ा अल्केमिस्ट हर बार कुछ दिलचस्प देखकर रुक जाता था। उसे बहुत पहले से पता था कि अगर फ्लेमेल जैसा कोई असली जानकारी और ताकत वाला आइलैंड पर आएगा तो वह शायद इसकी खासियत का दीवाना हो जाएगा। फिर भी आखिरकार वे मैनर पहुंच गए और निक ने एट्रोनेच को वापस उनकी पेट्रोलिंग पर भेज दिया, जबकि लुकास को वह करने दिया गया जो वह कर रहा था। जब फ्लेमेल ने रिसेप्शन हॉल में कंजंक्शन फ्लेम एट्रोनेच देखा तो वह हैरान रह गया क्योंकि उसे साफ पता था कि ये लपटें क्या हैं। क्या मैं तुम्हें चाय दे सकता हूँ? शायद कुछ स्नैक? निक ने फ्लेमेल के साथ गेस्ट एरिया में बैठते हुए पूछा। हाँ, मुझे एक कप चाय पीना अच्छा लगेगा, वैसे मैं बिना किसी स्नैक के भी काम चला सकता हूँ, फ्लेमेल ने मुस्कुराते हुए कहा। निक ने सिर हिलाया और डॉटी को बुलाया, फिर उनसे अपने और फ्लेमेल के लिए चाय बनवाई। मुझे कहना होगा कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस जगह पर इतना ज्यादा माना होगा। क्या इसकी कोई खास वजह है? एल्केमिस्ट ने हैरानी से पूछा। मुझे एट्रोनेच बनाने के लिए इसकी जरूरत थी। वे आखिर क्रिस्टलाइज्ड एलिमेंटल माना से बने होते हैं।
इससे मुझे याद आया, लेकिन अभी के लिए तुम्हें मुझसे बेहतर इसका इस्तेमाल मिल सकता है। निक ने फायर सॉल्ट का जार देते हुए कहा। ओह, और यह क्या हो सकता है? एल्केमिस्ट ने उस चमकते लाल सॉल्ट को देखते हुए कहा जो उसे अभी अभी दिया गया था। फायर सॉल्ट, जब कोई एट्रोनेच मरता है तो उसका शरीर शेल्फ स्टेबल क्रिस्टल डस्ट में टूट जाता है जिसमें घना एलिमेंटल माना होता है। वह जार एक फायर एट्रोनेच से आया था, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा। निक ने ईमानदारी से समझाया। मैं समझा। तुम्हारे ये एट्रोनेच कितने अजीब क्रिएशन हैं। तुमने कभी नहीं बताया कि तुम उन्हें बिना अल्केमी के कैसे बना पाए। फ्लेमेल ने मुस्कुराते हुए बताया। मैंने असल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एन्चेंटमेंट का इस्तेमाल किया था, हालांकि मैं इसे तुम्हें नहीं दिखा सकता क्योंकि यह काफी खास है और मैं इसे अपने पास रखना चाहूंगा। निक ने माफी मांगते हुए समझाया। काफी निराशाजनक है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। मैं ये देखे बिना नहीं रह सका कि वैम्पायर रेगुलर मैजिक इस्तेमाल कर सकता था। मैं इसे तुम्हारा काम समझूंगा। बूढ़े अल्केमिस्ट ने उत्सुकता से कहा। यह करना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप शरीर में मैजिक पर वैम्पायरिज्म के असर को समझते हैं और इसे कुछ हद तक बदलने का कोई तरीका जानते हैं। लुकास के मामले में मैंने उसके कोर से मैना डिस्ट्रीब्यूशन को उसके ब्लड और मैजिकल नेटवर्क के बीच बांट दिया। निक ने बिना किसी परेशानी के समझाया। फ्लेमेल 600 साल से भी ज्यादा समय से थे और नेचुरली बहुत क्यूरियस इंसान थे, इसलिए निक को शक था कि उनके लिए यह पता लगाना इतना मुश्किल रहा होगा। दूसरी तरफ एट्रोनेच फोर्ज एक बिल्कुल अलग कहानी थी क्योंकि डेड्रिक रून्स इसके कंस्ट्रक्शन का एक जरूरी हिस्सा थे और इसलिए, जबकि टेक्निकली उनके बिना इसे फिर से बनाना मुमकिन था, यह महान अल्केमिस्ट जैसे किसी के लिए भी कोई मजाक की बात नहीं होती। हाँ, मुझे लगता है कि मैं भी एक समय पर इसी नतीजे पर पहुंचा था, लेकिन अगर मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया तो बेवजह नुकसान होने के डर से मैंने इसे प्रैक्टिस में नहीं लाया था। फ्लेमेल ने ईमानदारी से कहा। ठीक है, ये पहली लिमिट से नीचे किसी पर भी काम नहीं करेगा क्योंकि स्प्लिट से माना कोर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, लेकिन वैसे माना का बराबर बंटवारा होने से लुकास में सिर्फ 3.5 हफ्ते की कमजोरी आई, जो ड्रैगन ब्लड पर रेगुलर डाइट पर था। निक ने खुलकर बताया। ड्रैगन ब्लड खाने के लिए काफी महंगा है ना? अल्केमिस्ट ने हैरानी से पूछा। ज्यादा से ज्यादा एक छोटी सी परेशानी। असली प्रॉब्लम उसके स्पेल वर्क से जंग हटाना था। कुछ सालों की रुकावट ने स्कूल में बिताए 7 सालों को लगभग खत्म कर दिया था। निक ने फ्रस्ट्रेशन से कहा। ये निक के लिए सच में एक प्रॉब्लम थी क्योंकि उसे लुकास की पढ़ाई में पूरे 7 साल का सिलेबस जोड़ना पड़ा ताकि उसका फाउंडेशन रिफ्रेश हो सके। क्योंकि उसने पहले ही मटेरियल सीख लिया था, इसलिए वैम्पायर को वापस ले में आने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन फिर भी इससे डील करना फ्रस्ट्रेटिंग था। मुझे लगता है कि नॉर्मल मैजिक और ब्लड मैजिक में बहुत बड़ा फर्क होता है। उसकी वह मिस्टी एबिलिटी भी तुम्हारी वजह से थी, है ना? फ्लेमेल ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैंने उसे उसकी लॉयल्टी के बदले में 4 एक्स्ट्रा ब्लड लाइन एबिलिटीज दी, जिससे वह रॉयल वैम्पायर बन गया। अगर मुझसे पूछो तो ये सही डील है। निक ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, अब इससे उस वैम्प्रेस को गुस्सा तो आएगा ही। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह एक समझदारी भरा फैसला था? फ्लेमेल ने हैरानी से पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह इस बात से नाराज है या नहीं, क्योंकि अब वह उससे रैंक में बड़ा है। और तो और, अगर मैंने ये जानकारी पब्लिक को दे दी कि लुकास मेरे लिए काम कर रहा था, तो उसके पास तुरंत उससे ज्यादा पॉलिटिकल पावर होगी। मैंने बदला लेने के सभी छिपे हुए तरीकों को छोड़कर बाकी सब पहले ही सुलझा लिया है। निक ने मुस्कुराते हुए कहा। टेपेस रॉयल्स का क्या? एल्केमिस्ट ने हल्के से चेहरे पर मरोड़ते हुए पूछा। निक को यकीन था कि इसके पीछे कोई कहानी होगी। अच्छा, अगर वे जितने समझदार बताए गए हैं, उसके आधे भी हुए तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली यह कि वे लुकास की शादी टेपेस रॉयल्स में करवाना चाहेंगे ताकि वे अपने मेंबर्स में एक नई ताकतवर फोर्स जोड़ते हुए पूरी तरह कंट्रोल में रहें। दूसरी यह कि वे उसे उसी वजह से मारने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से पहले वाला था, लेकिन ऐसा होने की उम्मीद कम है, जब तक कि वे मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहते। तीसरी यह कि वे लुकास को अपनी फोर्स बनाने देंगे ताकि उन पर से कुछ प्रेशर कम हो सके और वह कुछ छूट दे। आखिरी ऑप्शन तो यही है कि वे उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दे क्योंकि इस मामले में वह जरूरी नहीं है, मैं हूं। निक ने शांति से कहा। मुझे लगता है कि आपने इस मामले पर ठीक से सोचा है, इसलिए मैं अब इसके बारे में और परेशान नहीं होऊंगा। एल्केमिस्ट ने डॉटी की लाई हुई चाय का एक घूंट लेने से पहले कहा। कितना अजीब है, पिछली बार जब मैंने ऐसी चाय चखी थी, तब मुझे एक क्रोनोस्टोन की वजह से एक पुराने जादूगरों का स्टोरेज रूम स्टेसिस में मिला था। फ्लेमेल ने मुस्कुराते हुए कहा।
निक ये सुनकर हैरान रह गया क्योंकि क्रोनोस्टोन बहुत ही दुर्लभ प्राकृतिक मिनरल थे जिनमें समय के साथ छेड़छाड़ करने की जन्मजात क्षमता थी। इन चीजों का सबसे आम इस्तेमाल किसी खास जगह पर समय के बहाव को लगभग पूरी तरह से रोक देना था। इससे किसी भी चीज की शेल्फ लाइफ कई गुना बढ़ाई जा सकती थी। उदाहरण के लिए, अगर कोई चीज जो आमतौर पर सिर्फ 1 सेकंड चलती है, उसे ऐसी जगह पर रखा जाए तो वह सैकड़ों या हजारों साल तक चल सकती है। बदकिस्मती से पुराने जादूगरों ने बहुत पहले ही अपने इस्तेमाल के लिए इस धरती से इनमें से लगभग सभी पत्थरों को निकाल लिया था, जिससे ये बहुत कम मिलते हैं। आज के समय में इस मिनरल का सबसे जाना माना इस्तेमाल इसे रेत में पीसकर एक खास एल्केमिकल डिवाइस में रखना था, जो पत्थरों की शक्ति का इस्तेमाल करके टाइम ट्रेवल यानी टाइम टनल के लिए करता था। फ्लेमेल ने क्रोनोस्टोन के जिक्र पर निक की सरप्राइज को देखा और वह इम्प्रेस हुए। उन्होंने ईमानदारी से कहा, मुझे हैरानी है कि आपको क्रोनोस्टोन के बारे में पता है। ज्यादातर लोग इसे खोया हुआ ज्ञान मानते हैं। हॉगवर्ट्स लाइब्रेरी में कीमिया की चीजों पर एक किताब है जिसमें उनका जिक्र है। निक ने कंधे उचकाते हुए समझाया और फिर उस जगह से कॉपी किया हुआ इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन निकालकर उसे दे दिया। फ्लेमेल ने जल्दी से पन्ने पलटे और यूं ही कुछ गलत या कमजोर जानकारी बताई, लेकिन वेरीफाई किया कि किताब में सच में क्रोनोस्टोन के बारे में जानकारी है। मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग पहचानता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि तुमने खुद किताब कॉपी की है। फ्लेमेल ने कॉपी वापस देते हुए पूछा। निक ने सिर हिलाया। मुझे इस तरह की जानकारी इकट्ठा करना पसंद है और मुझे लगा कि यह मेरी पर्सनल लाइब्रेरी के लिए एक अच्छा एडिशन होगा। उसने ईमानदारी से कहा, उसके पास बूढ़े अल्केमिस्ट से ऐसी बातों के बारे में झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था क्योंकि उस आदमी को शायद लोगों को पढ़ने की बहुत अच्छी समझ थी और उसे अपने ज्ञान या काबिलियत की परवाह होने की उम्मीद नहीं थी। जादूगरों की यह एक आम आदत होती है, हालांकि ज्यादातर लोग कॉपी बनाने के बजाय ओरिजिनल सोर्स ले लेते हैं। फ्लेमेल ने समझदारी भरी नजरों से कहा, यह स्कूल की लाइब्रेरी में बेहतर काम आ सकता है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो तुम यहाँ आखिर क्यों हो? मुझे शक है कि तुम सिर्फ खतरे में पड़ने के लिए थे। निक ने हैरानी से पूछा, जब तुम पेजेंट में थे तो हम उतनी बात नहीं कर पाए जितनी मैं चाहता था और मैंने इसे ठीक करने का फैसला किया। लगता है यह मेरी तरफ से एक समझदारी भरा फैसला था क्योंकि आपके पास साफ तौर पर हर तरह की शानदार जानकारी है। फ्लेमेल ने मुस्कुराते हुए समझाया, इस घने लेवल के आसपास के माना का तो जिक्र ही नहीं करना है जो मुझे तेजी से तरोताजा कर रहा है। उन्होंने आगे कहा, आपका क्या मतलब है? निक ने कंफ्यूज होकर पूछा। पिछली मीटिंग में भी निक ने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे पता चले कि फ्लेमेल को माना की कमी हो रही थी। आपने इस बातचीत में पहले ही टीएस के बारे में बताया है, इसलिए मुझे लगता है कि आपको कम से कम थोड़ा बहुत तो पता होगा कि एक जादुई जीव के पास कितनी अलग अलग लेवल की पावर हो सकती है। हाँ, फ्लेमेल ने पूछा और निक ने सिर हिलाया। तो शायद आपको माना डेप्रिवेशन शब्द के बारे में भी पता होगा, है ना? उसने पूछा और निक ने फिर सिर हिलाया। दुनिया में आसपास बहुत कम मात्रा में माना होने की वजह से कोई भी 5वें टियर का जीव नॉर्मल हालात में जिंदा नहीं रह सकता, जिसे माना डेप्रिवेशन कहते हैं। मेरी पत्नी पेरेनेल और मैं बहुत पहले 5वें टियर को पार कर चुके हैं, लेकिन हमें खुद को चौथे टियर में वापस लाना पड़ा है और जिंदा रहने के लिए उस पत्थर पर भी निर्भर रहना पड़ा है, लेकिन हम बस मुश्किल से जिंदा हैं। फ्लेमेल ने दुखी होकर समझाया, सदियों से माना की कमी की वजह से हमारे शरीर कमजोर और कमजोर हो गए हैं, जबकि हमारे जादू भी कमजोर हो गए हैं। लेकिन इस आइलैंड पर इतना ज्यादा माना है कि यहाँ होने से ही ये लक्षण कम हो रहे हैं। वह समझाता है और निक कुछ देर के लिए हैरान रह जाता है। उसे लगा था कि फ्लेमेल ने ये कदम उठाने का तरीका निकाल लिया है, लेकिन वह कभी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसने सदियों पहले ये कदम उठाया था और इतने समय से माना की कमी झेल रहा था। तुमने वही क्यों नहीं किया जो मैंने किया और बहुत सारा माना खींचकर ट्रैप कर लिया? निक ने इस बात पर कंफ्यूज होकर पूछा। इसके 3 कारण थे। पहला ये कि मुझे ऐसा करने के लिए एक लेलाइन नेक्सस की जरूरत होगी, ठीक वैसे ही जैसे इस आइलैंड पर है। रुका हुआ माना आखिर दिक्कतें पैदा करता है। दूसरा कारण यह था कि हम अपने ही घर में कैदी बन जाते, जो थोड़ी सी परेशानी से कहीं ज्यादा बुरा था। आखिरी कारण यह था कि हम ज्यादा पावर नहीं चाहते थे, इसलिए जिंदा रहना और पूरी जिंदगी जीना जरूरी नहीं था। फ्लेमेल ने ईमानदारी से समझाया, मुझे लगता है कि मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी जगह होता तो यही फैसला करता। निक ने चाय की एक घूंट लेने से पहले कहा, मुझे ये सुनकर हैरानी नहीं हुई, तुम तो एक एम्बिशियस नौजवान हो। फ्लेमेल ने हंसते हुए कहा, इससे मुझे याद आया, पहले हुए मुकाबले में तुमने जो आग जलाई थी, वह क्या थी?
उसने चाय का एक घूंट लेने के बाद पूछा। सांस लेने के थोड़े बदले हुए रिचुअल से गुजरने का एक बाय प्रोडक्ट, निक ने शांति से समझाया। फ्लेमेल ने समझते हुए सिर हिलाया। तुमने ड्रैगन के फेफड़ों की प्रॉपर्टीज को अपने फेफड़ों में मिला दिया। अगर तुम्हें पहले से आग से लगाव नहीं था तो ये थोड़ा रिस्की था, है ना? उसने अंदाजा लगाते हुए पूछा। निक ने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया और उसकी हथेली से बिना आवाज किए एक माचिस जितनी लौ निकली। उस मामले में कोई रिस्क नहीं था, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पायरोकिनेसिस आपके क्राफ्ट में एक पावरफुल और यूजफुल गिफ्ट है, फ्लेमेल ने थोड़ी जलन से कहा। सच कहूं तो इस मामले में इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। इससे अजीब लपटों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तुम्हें पता है। निक ने आह भरते हुए लौ को हटाते हुए कहा। शायद, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कुछ कंट्रोल तो है, जिसके लिए तुम्हारे क्राफ्ट में ज्यादातर लोग अपनी जान दे देंगे। पर्सनली मुझे लगता है कि आमतौर पर कारीगरों के लिए एक ईगल की नज़र सबसे सही गिफ्ट हो सकती है, फ्लेमेल ने ईमानदारी से कहा। मैं समझ सकता हूँ, ज्यादातर क्राफ्ट में डिटेल्स बहुत जरूरी होती हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा देख पाना शायद काफी मदद करेगा। शायद मुझे तुम्हारी नजर बढ़ाने के लिए कोई रिचुअल देखना चाहिए, निक ने जोर से सोचा। हालांकि मैं ऑफर की तारीफ करता हूँ, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं सच में चाहूँ तो मैं बस एक डिजाइन कर सकता हूँ। लेकिन एल्बस को अपने रिचुअल्स के इस्तेमाल के बारे में मत बताना, क्योंकि पहले के कुछ बुरे अनुभवों के बाद उसे उनमें से ज्यादातर पसंद नहीं है, फ्लेमेल ने गंभीरता से चेतावनी दी। मैं ये बात ध्यान में रखूंगा, निक मान गया। वैसे जादू टोने का कलेक्शन कैसा चल रहा है? फ्लेमेल ने टॉपिक बदलते हुए पूछा। उसके बाद वे कुछ घंटों तक बातें करते रहे, इससे पहले कि बूढ़ा अल्केमिस्ट उसके अंडर सीखने का न्योता लेकर चला गया। निक झूठ बोल रहा होगा अगर वह कहे कि उसे इस ऑफर में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसे पता था कि अल्केमी जैसे नए और बहुत मुश्किल सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए समय देने से पहले उसे अपने प्लेट पर पड़े कुछ काम निपटाने होंगे। उसे अभी भी हॉगवर्ट्स के कोर करिकुलम में मास्टरी हासिल करनी थी, एट्रोनेज की एक छोटी आर्मी बनानी थी, अपने ऑर्गेनिक स्मिथिंग मेथड को बेहतर बनाना था, ट्वाइलाइट स्टाइल पर अपनी नॉलेज को बढ़ाना और मजबूत करना था, और एनिमेक्स रिचुअल के अपने मॉडिफिकेशन को पूरा करना था। इनमें से हर एक अपने आप में लंबे समय के प्रोजेक्ट थे, और साथ में उनके पास किसी नए सब्जेक्ट में शामिल होने के लिए बहुत कम खाली समय बचा था। आज अकेले उन्हें बाकी के लिए करिकुलम के हायर ईयर्स के मैजिक पर काम करने से पहले 4 और एट्रोनेज बनाने थे। निक बाकी चीजों को किसी और दिन के लिए टालने वाला था, क्योंकि ये 2 सबसे जरूरी थी। एट्रोनेज उतने ही आसान थे जितना कि फौज में जेम्स और माना डालना और हर एक के बीच मेडिटेशन करके अपना माना वापस लाना। दूसरी ओर करिकुलम के लिए निक को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत थी। इस बीच एक ग्रुप को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वे निक को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और फेल हो रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी परेशानी खड़ी करने के बाद वो बच्चा दुनिया से कैसे गायब हो गया, निक जैसे दिखने वाले एक आदमी ने फ्रस्ट्रेशन से कहा। वह आदमी एक गोला पकड़े हुए था जिसमें से एक औरत की आवाज आ रही थी जो लगातार फुफकार रही थी, लेकिन उस आदमी ने जो सुना वह बहुत अलग था। बुजुर्ग को लगता है कि वह बच्चा रेवेनिकला आइलैंड पर क्लोकिंग वॉर्ड्स के नीचे छिपा है, जो भविष्यवाणी करने वालों को उसे देखने से रोकते हैं। हमें लेडी स्टर्म को यह समझाने में भी दिक्कत हो रही है कि वह बच्चा हमारे देश निकाला में है और इसलिए उसके काम हमारे नहीं हैं। आप जानते हैं कि पैदाइशी वैम्पायर ऐसी चीजों को लेकर कितने परेशान हो सकते हैं। महिला की आवाज ने थोड़ी चिढ़ के साथ कहा। हाँ, मेरा ये भतीजा जादुई काबिलियत की कमी के कारण देश निकाला दिए जाने के बाद हैरानी की बात है कि वह बहुत चालाक और काबिल साबित हुआ है। बिना किसी याद के भी उसने दुनिया के सामने हमें दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। आदमी ने उदास नजरों से कहा। बड़ों का ऑर्डर साफ है मुनरो, उसे वापस ले आओ या बहुत ज्यादा ताकतवर होने से पहले मिटा दो। इस बार औरत की आवाज ने फ्रेंच में कहा। अगर वोल्डेमॉर्ट की रिपोर्ट सही है तो हम उस पॉइंट से बहुत आगे निकल चुके हैं, आदमी सोचता है लेकिन बोलकर मान जाता है। गोला चमकना बंद कर देता है और आदमी उसे अपने पास रखे लेदर बैग में रख लेता है। मुझे हैरानी है कि हमने अभी तक तुमसे कितना कुछ नहीं देखा है, छोटे पक्षी। धुएं के गुबार में गायब होने से पहले वह सोचता है। निक ने अगला हफ्ता पूरी तरह से इन दोनों चीजों पर फोकस किया और दोनों में काफी प्रोग्रेस की। अब आइलैंड पर अलग अलग तरह के 28 लेसर एट्रोनेज थे और उसने छठे साल का मटेरियल लगभग पूरा कर लिया था। हॉगवर्ट्स के करिकुलम का कुछ हद तक स्नोबॉल इफेक्ट था, जिसमें हर पिछले साल के मटेरियल से अगले साल के मटेरियल को समझना आसान हो जाता था। पहले साल से सीधे 7वें साल में जाना,
दूसरे या तीसरे साल से ऐसा करने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। यह मुश्किल चीजों को तोड़कर मैनेजेबल मात्रा में देना आसान था। उदाहरण के लिए, आखिरी साल का मटेरियल लगभग छठे साल जैसा ही था, बस वे ज्यादा मुश्किल थे। फिर भी निक को अपने अनुभव से पता था कि यह सब सीखने से दूसरी एडवांस चीजें सीखने में बहुत मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, चार्ल्स कोर्सवर्क सीखने से विदेशी स्पेल को समझना और इस तरह उनका मुकाबला करना आसान हो गया। उस जानकारी से यह समझ में आया कि फ्लिटविक जो ये सब्जेक्ट पढ़ाता था, वह एक बहुत कुशल ड्यूलिस्ट भी था। दूसरी ओर, ट्रांसफिग्रेशन का इस्तेमाल जादूगरों की जिंदगी के लगभग हर पहलू में होता था, क्राफ्टिंग से लेकर पेपरवर्क तक। उदाहरण के लिए, मिनिस्ट्री जो पेपर प्लेन स्पेल इस्तेमाल करती थी, वह एक हिस्सा ट्रांसफिग्रेशन और 2 हिस्से चार्म्स था। इसी वजह से ग्रेजुएशन के बाद कई नौकरियों के लिए कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ खास स्कोर की जरूरत होती थी। उदाहरण के लिए, और बनने के लिए कम से कम 5 सब्जेक्ट्स में न्यूट लेवल उम्मीद से ज्यादा स्कोर करना होता है, जिसमें दादा, ट्रांसफिग्रेशन, चार्म्स और पोशंस को एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। एक अजीब बात यह है कि मिनिस्ट्री में लगभग किसी भी दूसरी पोस्ट के लिए मगल स्टडीज में भी उतने ही स्कोर करने होते हैं। निक ने पहचाना कि यह विजार्ड्स को कम रेसिस्ट बनाने की एक बहुत बुरी कोशिश थी, लेकिन यह ज्यादातर बार साफ तौर पर फेल हो गया। ये कैसे काम कर सकता था जब क्लास का मटेरियल इतना पुराना या गलत था कि उससे मुगल्स जादूगरों की सोच से भी बुरे लगते थे। फिर भी निक ने उसके बाद कुछ दिनों के लिए काम या पढ़ाई से ब्रेक लिया ताकि आराम कर सके और अपनी मेंटल बैटरी रिचार्ज कर सके। शायद मैं वर्कहॉलिक हूँ, उसने सोचा, जब वह आइलैंड के किनारे मछली पकड़ने वाली रॉड लेकर बैठा था और बहुत बोर हो रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं बेसब्र हूँ या ऐसा कुछ और, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ जो किसी और काम में लगाना बेहतर होता। उसने आह भरते हुए सोचा। वह ज्यादा देर तक इस अजीब एहसास में डूबा नहीं रह पाया कि डॉटी घबराई हुई हालत में आ गई। मास्टर वैम्पायर लेडी ने वो किया है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। उसने गुस्से में कहा, ओह, इस बार उसने ऐसा क्या किया है कि तुम इतने परेशान हो? निक ने हैरानी से पूछा। उसने मास्टर निक की जान पर इनाम रखा है, 2000 गैलन सर। हाउस एल्फ ने गुस्से में कहा। निक इस बात से हैरान रह गया क्योंकि वेप्रेस की तरफ से सिचुएशन को संभालने में यह एक बहुत बड़ा कदम था। रॉड पर लाइन लपेटकर निक ने रॉड की आंख में हुक लगाया और उसे कसकर लपेटकर हवेली वापस चला गया। उसने हवेली के चारों ओर गश्त कर रहे एट्रोनेच के दस्तों को नजरअंदाज किया और उस कमरे की ओर चला गया जिसके बारे में उसे पता था कि उसमें लुकास है। कुछ चाहिए बॉस? जब निक कमरे में आया तो वैम्पायर ने उत्सुकता से पूछा। जिसने तुम्हें घुमाया है, उसने मेरी जान पर 2000 गैलन का इनाम रखा है और मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए। निक ने लापरवाही से कहा। निक को इनाम से ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन ये थोड़ा परेशान करने वाला था। वह क्या? निक की बात सुनकर लुकास डर के मारे चिल्लाया। क्या उसे पता भी है कि तुम कौन हो? लुकास ने डर और कंफ्यूजन दोनों में पूछा। निक असल में उसे दोष नहीं दे सकता था क्योंकि यह किसी वर्ल्ड लीडर को मारने की कोशिश करने जैसा ही था। ब्रिटेन में जादूगरों की कम्युनिटी इस बात पर पागल हो जाएगी और वेम्प्रेस को खत्म करने की कोशिश करेगी। ये ध्यान देने वाली बात है कि ब्रिटेन का लगभग हर जादूगर हॉगवर्ट्स से आया था, जिसमें से 1/3 रेवेनक्लो थे। रोवेना के आखिरी जाने माने वंशज के तौर पर रेवेनक्लो का उस पर इस तरह हमला करना उन सभी के मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा था। अगर आप अपनी जान की कद्र करते थे, तो यह एक बहुत बुरा फैसला था, इसीलिए निक परेशान नहीं था। निक भी गलत नहीं था क्योंकि समाज के बुरे पहलू को जानने वाले लोग और वहां रहने वाले लोग, दोनों ही इस कदम से खुश थे। प्योरब्लड कबीले वेम्प्रेस पर अपने इनाम रख रहे थे और समाज के बुरे हिस्सों में रहने वाले लोग, जिनका अभी भी हॉगवर्ट्स से कुछ लगाव था, उसके लिए हर तरह की बुरी किस्मत की प्लानिंग कर रहे थे। वैम्पायर कम्युनिटी भी उससे ऐसे दूर हो रही थी जैसे वह किसी भी पल फट सकती है। तुम इस बॉस को कैसे हैंडल करने का प्लान बना रहे हो? लुकास ने खुद को शांत करने के बाद पूछा। जिस तरह से उसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, उसके बाद शायद वह उस औरत का सबसे बड़ा फैन न हो, लेकिन वह उसे मरते हुए या कुछ और होते हुए भी नहीं देखना चाहता था। खैर, मैं इससे निपटने के कुछ तरीके अपना सकता हूँ, जिनमें से हर एक का अंत अलग अलग हो सकता है, और जब मैं कहता हूँ तो मेरा मतलब है हम। निक ने शांति से कहा। क्या इनमें से किसी भी ऑप्शन से किसी की मौत नहीं होती? लुकास ने पूछा और निक ने कंधे उचका दिए। कुछ लोगों की होती है, लेकिन ये संख्या अरेंज मैरिज के बारे में तुम्हारे विचारों के आधार पर बढ़ती या घटती रहती है। उसने ईमानदारी से कहा, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर औरत।
काफी प्यारी है, तो मुझे लगता है कि मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ। लुकास ने ईमानदारी से कहा, उस मामले में मेरे पास कुल 5 प्लान हैं जिनमें थ्योरी में कोई नहीं मरेगा। निक ने लापरवाही से कहा, थ्योरी में तुम्हारा क्या मतलब है? लुकास ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्योंकि मेरे कई स्किल्स और गिफ्ट्स के बावजूद मैं असल में कोई भविष्य बताने वाला नहीं हूं और इसलिए पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि इन प्लान्स की वजह से कोई नहीं मरेगा, बस किसी को मरना नहीं चाहिए। निक ने गंभीरता से समझाया, हम कुछ नहीं से तो बेहतर ही है। तो क्या प्लान है? लुकास ने हैरानी से कहा, अच्छा, सबसे पहले तो तुम जाओ और उस औरत को ठीक से रहने का हुक्म दो, जिससे दुनिया को तुम्हारा रॉयल वैम्पायर वाला नया स्टेटस पता चल जाएगा। यह असल में ठीक नहीं है क्योंकि इससे कई बुरे असर होंगे। अगला प्लान यह है कि हम चुपके से रॉयल खानदान से बात करें और तुम उसमें शादी कर लो, जिसके बाद वे न सिर्फ इसे शांति से सुलझा लेंगे बल्कि तुम्हारे जरिए मेरे और उनके बीच एक रिश्ता भी बना लेंगे। निक ने कहा और फिर रुककर लुकास को इन ऑप्शन के बारे में सोचने दिया। तीसरे प्लान में ये देखना है कि जब दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो औरत के माता पिता उसे इनाम वापस लेने के लिए मजबूर करते हैं। हालांकि उसके मरने का भी चांस है, इसलिए ये ध्यान रखें। चौथा यह है कि आप उससे शादी कर लें और इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दें, साथ ही दुनिया को ये भी बता दें कि आप एक रॉयल वैम्पायर हैं। इसका मतलब भी पहले ऑप्शन जैसा ही है, लेकिन रॉयल खानदान इस खबर पर कैसे रिएक्ट करता है, इस पर गंभीर अंतर हो सकते हैं। आखिरी ऑप्शन यह है कि हम रॉयल खानदान से कांटेक्ट करें और दिखाएं कि हम उनके साथ काम करने को तैयार हैं और उनसे कहें कि वे कुछ गिफ्ट्स के बदले में इस प्रॉब्लम को शांति से सॉल्व करें। पर्सनली मुझे ये प्लान ज्यादा पसंद है क्योंकि इससे एक तीर से कई निशाने लगेंगे। निक ने सब कुछ आसान तरीके से बताया क्योंकि इनमें से हर एक में बहुत सारी डिटेल्स थीं। क्या कोई आसान ऑप्शन है? लुकास ने पूछा, जो इनमें से ज्यादातर ऑप्शन से साफ तौर पर अनकंफर्टेबल था। खैर, हम हमेशा इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते और देख सकते हैं कि यह कैसे होता है। निक ने मुस्कुराते हुए कहा, और थ्योरी के हिसाब से इसका क्या नतीजा होगा? लुकास ने पूछा और निक ने सोचते हुए 1 मिनट के लिए अपनी ठुड्डी रगड़ी। काफी ज्यादा बॉडी काउंट के साथ अगर समझदारी जीतती है तो क्या चीजें बढ़नी चाहिए और शांति से? उसने ईमानदारी से जवाब दिया, ये बेहतर कैसे है? लुकास ने डरकर पूछा, तुमने बेहतर नहीं, बस आसान मांगा था। प्रॉब्लम को तब तक नजरअंदाज करने से आसान क्या हो सकता है जब तक वह बहुत बड़ी न हो जाए या अपने आप ठीक न हो जाए। निक ने अंदाज में पूछा, किस प्लान का सबसे अच्छा नतीजा होगा जिसमें किसी की मौत हो? लुकास ने पूछा, लेकिन ऐसा लगा कि उसे तुरंत पछतावा हुआ। वह बुरी तरह लड़खड़ाकर सीढ़ियों से गिर जाती है और मर जाती है। निक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऐसे मर्डर से कभी बच नहीं पाओगे। उनके पास ऐसे लोग हैं जिन्हें पता चल जाएगा कि उस पर जादू का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। लुकास ने सीरियसली कहा, उस पर जादू करने के बारे में किसने कहा? जादू वाले किसी का एक भी बाल छुए बिना इत्तेफाक को सही करने के हजारों तरीके हैं। निक ने डरावने अंदाज में कहा, मुझे लगता है कि हमें पहले इंतजार करना चाहिए और अगर हालात बिगड़ते हैं तो हम आखिरी बिना मौत वाले प्लान पर चलेंगे। लुकास ने सुझाव दिया। निक ने कंधे उचकाए, अगर तुम इसे ऐसे ही हैंडल करना चाहते हो तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। उसने लुकास को उसके विचारों में छोड़ने से पहले कहा। फिर भी इस इनाम की वजह से निक को अब ठीक ठीक पता चल गया था कि लुकास को वैम्पायर किसने बनाया था, लिलियाना स्टर्म। निक को ये जानकर सच में हैरानी हुई कि वह स्टर्म कबीले के मुखिया की पोती थी। इतने बड़े खानदान वाले को लुकास जैसे मुगल खानदान के घुमक्कड़ में क्या दिलचस्पी होगी, उसने सोचा। लेकिन फिर उसने ये पता लगाने की कोशिश छोड़ दी क्योंकि औरतें कभी कभी अजीब और बेतुकी होती हैं। यह मामला सुलझने के बाद निक ने अगला हफ्ता अपने ट्वाइलाइट स्टाइल पर काम करने का तय किया, जिसमें वह डेंचार लेसर एट्रोनेच बना रहा था। अब तक निक ने इस स्टाइल का इस्तेमाल सिर्फ आसमान की रोशनी के 2 सबसे ज्यादा सोर्स, सूरज और चांद पर किया था। हालांकि ये स्टाइल सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं था और इसका इस्तेमाल ऊपर आसमान में हर तारे की रोशनी इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता था। हालांकि इसमें थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि रोशनी में सूरज और चांद की मौजूदगी बहुत ज्यादा थी। इन दोनों की तुलना में हर तारे की रोशनी सिर्फ बाल जितनी मोटी थी, जिससे उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था, निकालना तो और भी मुश्किल था। निक को यकीन था कि रोशनी के उन धागों पर फोकस बढ़ाने का एक तरीका है जिससे उन्हें निकालना आसान हो जाएगा और उसने अगले हफ्ते उसी पर काम करने का फैसला किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 1 हफ्ते में कोई खास तरक्की होगी, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं थी।
अजीब बात है कि हफ्ते के आखिर में उसे सिस्टम से एक नया मिशन मिला जिसने उसे हैरान कर दिया। मिशन की शर्तें तय हो गईं। विवरण: एक वैम्पायर को असिस्टेंट बनाकर आपने कई रहस्यमयी पार्टियों का ध्यान खींचा है। अपनी गंदगी साफ करो। मकसद: वैम्पायर की सिचुएशन को सॉल्व करना। रॉयल क्लैन का फेवर पाना ऑप्शनल। लिलियाना स्टर्म को मरने न देना ऑप्शनल। रिवॉर्ड: 3x मटेरियल टिकट, द पेल क्वीन बुक ऑप्शनल। 5x आइटम टिकट ऑप्शनल। स्थिति: अधूरा। उफ, इसे पूरा करना बहुत मुश्किल होगा, खासकर वह आखिरी ऑप्शनल मकसद। पूरा मिशन पढ़ने के बाद उसने सोचा। उसे कोई हैरानी नहीं हुई कि डॉटी जल्द ही हालात के बारे में खबर लेकर आ गई। लगता है कि लिलियाना स्टर्म पर एक बहुत ज्यादा आबादी वाले इलाके के बीच में हमला हुआ था, जिसे रोकने के लिए जर्मनी में मौजूद ऑब्लिविएटर्स को ओवरटाइम करना पड़ा। वह बच गई और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस पर इनाम खत्म करने के बजाय उसने असल में उसे 3 गुना कर दिया। उसे मानना पड़ेगा, वह इस बारे में बहुत जिद्दी है, अगर और कुछ नहीं तो। उसने सोचा और लुकास को पकड़ने चला गया। वह वैम्पायर यह सुनकर हैरान रह गया कि स्थिति अचानक इतनी गंभीर कैसे हो गई। क्या उसे ऐसी किसी घटना के बाद छिप नहीं जाना चाहिए था? लुकास ने कंफ्यूज होकर पूछा। लगता है वह तुम्हें पाने के लिए बहुत जिद्दी है। सच कहूं तो ये बहुत इम्प्रेसिव है। निक ने कंधे उचकाते हुए कहा। लगता है हम शाही खानदान से बात करने वाले हैं, है ना? लुकास ने आह भरते हुए पूछा। अभी नहीं, हमें पहले एक गिफ्ट तैयार करना होगा, वरना हम बेवकूफ लगेंगे जो खुद को बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, भले ही हम जो कह रहे हैं वह सच हो। निक ने ईमानदारी से कहा। क्या वे सब बेवकूफ अमीर नहीं हैं? हम उन्हें ऐसा क्या दे सकते हैं जो वे खुद नहीं पा सकते? लुकास ने गुस्से से पूछा। तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, लेकिन तुम एक बहुत जरूरी बात भूल गए हो। मेरे पास सिर्फ 2 क्राफ्टिंग के तरीके हैं जो सही हालात में लगभग चमत्कारी काम कर सकते हैं, जैसे तुम्हारी उंगली में वो प्यारी सी छोटी सी अंगूठी। निक ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर लुकास की आंखें चमक उठी, क्योंकि यह सच में ऐसी चीज थी जिसे कोई भी दौलत हासिल नहीं कर सकती थी अगर निक उन क्राफ्टिंग स्टाइल से कोई चीज नहीं बनाना चाहता था। समस्या ये तय करने में आती है कि उन्हें असल में क्या दिया जाए। जाहिर है, मैं उन्हें तुम्हारी अंगूठी की एक कॉपी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पहले उनके खून की जरूरत होगी, और यह भी नहीं कि नॉर्मल विजार्डिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जादू करने की काबिलियत के अलावा बाकी सब उन्हें देना बेकार था। बदकिस्मती से मेरा टीपेस कबीले को नॉर्मल जादू करने की काबिलियत देने का कोई इरादा नहीं है। वैसे जब भी मौका मिले इस बातचीत में कुछ और जोड़ सकते हैं, निक ने गुस्से से कहा, और लुकास शर्मिंदा लग रहा था। शायद आप उन्हें उनके खून की ज्यादा काबिलियत इस्तेमाल करने दे सकते हैं, लुकास ने कहा, और निक को लगा कि यह असल में बुरा आइडिया नहीं है। रॉयल वैम्पायर में भी उम्र और हर किसी की काबिलियत के आधार पर एक हायरार्की होती थी। एक रॉयल वैम्पायर को एक भी एक्स्ट्रा ब्लडलाइन एबिलिटी देने से यह हायरार्की बदल जाएगी और वैम्पायर सोसाइटी पर रॉयल क्लैन की पकड़ भी मजबूत होगी। मुझे लगता है यह मुमकिन है, लेकिन मुझे ये पता लगाने के लिए तुम्हारे कुछ टेस्ट करने होंगे, निक ने मुस्कुराते हुए कहा। लुकास ने बस आह भरी। ठीक है, लेकिन कुछ भी बहुत अजीब मत करना, ठीक है? उसने आधे गिड़गिड़ाते हुए पूछा। चिंता मत करो, इससे बस थोड़ा सा दर्द होगा, निक ने अपनी छड़ी निकालने और लुकास को दायरे में खींचने से पहले कहा। वैम्पायर में नॉर्मल ब्लडलाइन एबिलिटी कैसे काम करती है, ये पता लगाने के लिए लुकास पर उस दायरे में कई अजीब एक्सपेरिमेंट किए गए। इसका मतलब था कि लुकास को ऐसे हालात में डालना पड़ा जिससे उसकी पानी में सांस लेने की असली एबिलिटी एक्टिवेट हो जाए। निक ने पानी बुलाने वाले चार्म एक्वामेंटी की मदद से ये किया। उसने पानी का एक बड़ा गोला बुलाया और सीधे लुकास को उसमें फेंक दिया। लुकास की ब्लडलाइन एबिलिटी निक के अंदाजे से थोड़ी अलग तरह से काम करती थी, क्योंकि जादुई तरीकों से पानी से ऑक्सीजन फिल्टर करने के बजाय इसने उसकी गर्दन से गिल्स की एक जोड़ी उगने दी। तो यह एबिलिटी किसी स्पेल के बजाय ऑटोनॉमस सेलेक्टिव ट्रांसफिग्रेशन के ज्यादा करीब है। इंटरेस्टिंग, निक ने सोचा जब उसने दायरे से मिले रिजल्ट देखे। फिर उसने ताजे पानी को खारे पानी में बदलना शुरू किया और हैरान रह गया जब गिल्स एडजस्टमेंट में थोड़े हिल गए। निक ने अगला 1 घंटा अकेले पानी के पैरामीटर्स को बदलते हुए बिताया ताकि ये देख सके कि एबिलिटी कैसे रिएक्ट करेगी। हाई एसिडिटी, लो एसिडिटी, खारा, ज्वालामुखी, पोला और कुछ और अलग अलग पॉसिबल वेरिएशन। यह एबिलिटी हर तरह के पानी में बिना किसी गलती के एडजस्ट हो जाती है। लुकास कम लकी था। पानी के खराब हालात की वजह से उसे जलन, ठंड लगना और आंखें लाल हो गई थी, इससे पहले कि निक ने आखिरकार बुलाए गए फ्लूइड को बाहर निकाला।
वह उस जगह की सख्त जमीन पर लंगड़ाकर गिर पड़ा, लेकिन निक ने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वह बस ड्रामा कर रहा था। उसकी हेल्थ को कोई खतरा नहीं था और जैसे जैसे उसका वैम्पायर रीजेनरेशन असर करने लगा, उसकी हेल्थ तेजी से सुधरने लगी थी। फिर भी इन टेस्ट की वजह से निक को अब काफी अच्छी समझ आ गई थी कि वैम्पायर ब्लड लाइन एबिलिटीज कैसे काम करती हैं। बदकिस्मती से उसे एक ऐसी प्रॉब्लम पता चली जिससे निपटना बहुत मुश्किल होगा। देखिए, वैम्पायर में ब्लड लाइन एबिलिटी असल में वैम्पायर ने ही सीमित कर दी थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनके पास एक बार में 5 से ज्यादा एबिलिटी नहीं थी, बल्कि ऐसा था कि उनके पास 5 से ज्यादा नहीं हो सकती थी। ये घड़े के साइज का एक आम मामला था, जिसका मतलब था कि आप घड़े में इतना ही पानी डाल सकते हैं कि वह ओवरफ्लो हो जाए। इस मामले में वैम्पायर का शरीर घड़ा था और 5 एबिलिटी ओवरफ्लो पॉइंट थी। ऐसा एक इनबिल्ट सर्वाइवल मैकेनिज्म की वजह से था जिससे वे इस कट ऑफ पॉइंट से आगे नहीं जा सकते थे और इस तरह 5 एबिलिटी पर अटके रहते थे। निक का सॉल्यूशन बस पिक्चर को बड़ा करना था ताकि उसमें और एबिलिटीज आ सके। उसने ऐसा असल में रॉयल्स की भविष्य में नॉर्मल मैजिक इस्तेमाल करने की एबिलिटी को पूरी तरह से काट कर किया। देखिए, ब्लड लाइन मैजिक वैम्पायर के शरीर में खून में स्टोर था और नॉर्मल शरीर में खून की मात्रा के कारण उनके लिए जगह बेशक कम थी। निक ने इसके बजाय एक ऐसा एन्चेंटमेंट बनाने का फैसला किया जो वैम्पायर के मैजिकल सर्किट को एक्स्ट्रा ब्लड वेन्स में बदल दे, जिससे एबिलिटीज के लिए जगह बढ़ जाए। उसे शाही खानदान को देने के लिए अंगूठी बनाने के लिए हॉगवर्ट्स में चुपके से घुसना पड़ा क्योंकि उसकी वर्कशॉप में इसके लिए सभी हाई एंड टूल्स थे, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता था कि वह वहां है। इससे पहले ही वह गायब हो गया, इसलिए यह कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फाइनल प्रोडक्ट एक खूबसूरत सिल्वर रिंग थी जिसमें एक सिंपल बुना हुआ बैंड था, जिसके ऊपर ड्रैगन के सिर का डिजाइन था और उसके जबड़ों में एक आर्टिफिशियल रूबी थी। व्लादिमीर टेपेस के ड्रैगन का बेटा टाइटल की वजह से टेपेस खानदान को ड्रैगन से लगाव था। निक का मन किया कि वह द इम्पेलर की याद में ऊपर रूबी के साथ इसे एक स्पाइक बना दे, लेकिन उन्हें यह टाइटल बिल्कुल पसंद नहीं था। निक असल में उन्हें दोष नहीं दे सकता था क्योंकि पहला टाइटल सम्मान और हैरानी की वजह से दिया गया था, जबकि दूसरा टाइटल असल में डर और नफरत की वजह से दिया गया था, उन क्रूर कामों के लिए जिनकी वजह से उस आदमी को वह टाइटल मिला था। निक को उम्मीद थी कि वह खुद वैम्पायर के राजा से मिलकर यह डील कर पाएगा क्योंकि वैम्पायर लोगों के बीच आदमी की बात ही कानून होती है। बदकिस्मती से ये कहना आसान था, करना मुश्किल, क्योंकि एक सदी पहले वैम्पायर हंट के बाद वह लोगों की नजरों से गायब हो गया था, जिसमें कई ताकतवर जादूगरों ने उसे निशाना बनाया था। निक को पता था कि वह अभी भी जिंदा है, क्योंकि वैम्पायर कम्युनिटी में समय समय पर उसकी खबरें आती रहती थीं, जब वह रॉयल्स के बीच हाई लेवल पॉलिटिकल बहस सुलझाता था। आखिरी बार वह 5 साल पहले एक केस में दिखा था, जब 2 रॉयल्स को एक नई मित्रल माइन मिली थी और वे उसके लिए खुलेआम और चुपके से लड़ रहे थे। उसका सॉल्यूशन बस ये था कि प्रॉफिट की कस्टडी दोनों पार्टियों के बीच सीजन के हिसाब से बांट दी जाए। यह एक आसान सॉल्यूशन था, लेकिन ऐसा नहीं था जिस पर 2 विरोधी ग्रुप आमतौर पर सहमत होते। जैसा लग सकता है, निक बिना किसी सुरक्षा के यूं ही कीमती तोहफे इधर उधर नहीं बांट रहा था। अपने किसी भी क्राफ्ट में जिसमें उसे किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की क्षमता थी, उसने छिपे हुए लॉयल्टी एन्चेंटमेंट लगाए थे, जो बाकी को निष्क्रिय कर देते थे अगर उनका इस्तेमाल उस पर किया जाता। लुकास के साथ किया गया सौदा भी अलग नहीं था क्योंकि उसने उसमें रीजन के अंदर के रूप में एक जाल बिछाया था, जिसका मतलब था कि जब तक वह किसी ऑर्डर को सही ठहरा सकता है, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों न हो, लुकास उसे नहीं मान सकता था। इस तरह धोखा नामुमकिन है क्योंकि निक को बस लुकास को थोड़ी समझदारी से अपने काम पर लौटने का हुक्म देना था और उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सबसे अच्छी बात यह थी कि यह प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म एक अधूरा जादू था जो दूसरों में मिला हुआ था, इसलिए ये बताने का कोई तरीका नहीं था कि यह वहां था भी या नहीं। अंगूठी बन जाने के बाद निक को अब ये पता लगाना था कि रॉयल क्लैन के मेंबर से कैसे मिलना है। ये बताना जरूरी है कि इस समय असल में बहुत ज्यादा रॉयल लोग जिंदा नहीं हैं क्योंकि टेपेस क्लैन इस बारे में बहुत साफ था कि वे किसे अपनाएंगे। इसमें उस खूनी राजकुमारी का जिक्र भी नहीं है जो एक बार में किसी एक जगह पर नहीं रुकती थी, बल्कि साथी की तलाश में दुनिया भर में घूमती रहती थी। खूनी राजकुमारी अकेली जानी मानी नेचुरली रॉयल वैम्पायर थी जिसके पिता कोई और नहीं बल्कि खुद व्लादिमीर टेपेस थे और जिसकी मां 4 ब्लड लाइन एबिलिटीज वाली एक बहुत बड़ी रईस थी। बदकिस्मती से राजकुमारी के पास मेटामॉर्फेगस के रूप में अपनी मां की वजह से एकदम सही भेस बदलने की एबिलिटी थी, और निम्फडोरा टोंक्स के उलट राजकुमारी ने असल में इस गिफ्ट का सही इस्तेमाल किया, न कि सिर्फ अलग अलग रूप धारण किए या दूसरे लोगों में बदल गई। नहीं,
राजकुमारी आसानी से किसी भी नॉन मैजिकल जीव का रूप ले सकती थी और इसलिए उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था। जैसा लग सकता है, उसके उलट वह असल में अकेली रॉयल थी जिससे निक मिलना नहीं चाहता था। अपने पिता की तुलना में थोड़ी ही कम अथॉरिटी होने के बावजूद राजकुमारी बहुत ज्यादा गुस्सैल और मनमौजी मानी जाती थी, जो इस तरह के डील्स के लिए बहुत बुरा था। क्या तुम जानते हो कि ब्रिटिश वैम्पायर कम्युनिटी का इंचार्ज कौन है या उनसे कांटेक्ट कैसे करें? निक ने आइलैंड पर लौटने के बाद लुकास से पूछा। हाँ, ये जेसेफ टेपेस नाम का एक आदमी है। जहां तक मुझे पता है, वह नॉक्टन गली में ब्लैक मार्केट चलाता है, इसलिए वह ज्यादातर समय वहीं मिल जाता है। लुकास ने ईमानदारी से कहा। कोई खास बात है या उसे ढूंढने के लिए मुझे हर वैम्पायर को चेक करना होगा जिससे हम मिलते हैं? निक ने पूछा और लुकास ने गहरी सोच में अपनी भौहें सिकोड़ ली क्योंकि वह उस वैम्पायर के बारे में कुछ भी याद करने की कोशिश कर रहा था। उसके माथे पर एक ड्रैगन का टैटू है, लेकिन मुझे लगता है कि यही उसकी एकमात्र खास बात है। लुकास ने बेबसी से कहा। ठीक है, मुझे लगता है, चलो बस उम्मीद करते हैं कि वह उन लोगों में से नहीं है जो ब्लैक मार्केट में मास्क पहनते हैं। निक ने आह भरते हुए कहा। उसने खुद को पहले से अलग एक बड़े आदमी में बदलने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। इस बार वह छोटे भूरे बालों और गहरी आंखों वाले एक सुंदर आदमी के रूप में बदल गया। निक ने बस मजे के लिए वोल्डेमॉर्ट के छोटे इंसान का रूप ले लिया था क्योंकि उसे पता था कि वह कैसा दिखता है। दूसरी ओर लुकास ने बस अपना चेहरा ढकने और खुद को छिपाने के लिए एक मास्क लगाया था। लुकास के नॉक्टन गली में जाने से पहले उन्होंने डॉटी से उन्हें आइलैंड से दूर ले जाने को कहा। ये साफ था कि स्किल में कमी थी क्योंकि लैंड करने के बाद निक को नॉर्मल से ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन उसने सब सह लिया। पहुंचने के बाद लोगों ने उन्हें कुछ अजीब नजरों से देखा, लेकिन उन्होंने उन्हें नजरअंदाज करते हुए ब्लैक मार्केट की तरफ बढ़ गए। निक ने अपनी सावधानी बिल्कुल नहीं छोड़ी क्योंकि आसपास के ज्यादातर लोगों की आत्माएं खराब थीं और उनके इरादे बुरे थे। जल्द ही वे उस छोटी सी झोपड़ी में पहुंच गए जो ब्लैक मार्केट का एंट्रेंस थी। निक ने आगे का रास्ता खोला और कॉन्फिडेंस के साथ भीड़ भाड़ वाले बाजार में चला गया, जबकि लुकास साफ तौर पर घबराया हुआ था। इंसान बहुत देखने वाले जीव होते हैं जो अपनी राय उसी के आधार पर बनाते हैं जो वे देख सकते हैं। निक में घमंड और पैरानोया जैसा कॉन्फिडेंस दिखता था क्योंकि उसका हाथ हर समय उसकी छड़ी पर रहता था। इससे आसान शिकार ढूंढने वालों को पता चलता था कि वह एक गलत चॉइस था और यह बात लुकास पर भी लागू होती थी क्योंकि वह साफ तौर पर निक का फॉलोअर था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े जैसे बिक रही अलग अलग चीजों को ध्यान से देख रहे हों, लेकिन असल में वे हर उस माथे को देख रहे थे जिसे वे देख सकते थे। जब वे बाजार के आखिर में पहुंचे तो निक ने एक सांवले रंग के आदमी को देखा जिसके माथे पर ड्रैगन का टैटू था और वैम्पायर जैसी लाल आंखें थीं। बाजार में लोगों की भीड़ को देखते हुए उस आदमी के चेहरे पर शांति थी, लेकिन जब उसकी नजर निक पर पड़ी तो वह अकड़ गया और निक मुस्कुराया और उसके पास जाने लगा। मेरी समझ से तुम मर चुके हो, जेसेफ ने मुंह बनाते हुए कहा। वह जरूर मर चुका है, लेकिन मुझे एक भेस की जरूरत थी और यह अजीब बात इतनी ज्यादा थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। निक ने दोस्ताना अंदाज में कहा, मैं देख रहा हूं और मुझे खुशबू भी आ रही है कि तुम्हारा साथी भी मेरी तरह का है। रुको, यह क्या है? तुम कौन हो जो एक राजा की नकल करने की हिम्मत कर रहे हो? जेसेफ को गुस्सा आया जब उसने सच में लुकास पर ध्यान दिया। निक समझ गया कि वह हमला करने वाला है और उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी आंखों में डाल दी जिससे वैम्पायर अपनी आत्मा पर दबाव से जम गया। यह कोई नकल नहीं है, लेकिन शायद ये सबसे अच्छा होगा कि हम इस पर और बात करने के लिए किसी और प्राइवेट जगह पर चलें। निक ने उसी दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन ये जान लो कि अगर तुम्हारा जवाब तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम तुम्हें ढूंढना कभी बंद नहीं करेंगे। जेसेफ ने बाजार के आखिर में बनी बिल्डिंग में जाने से पहले सख्ती से कहा। बाहर से जर्जर दिखने के उलट बिल्डिंग अंदर से एक बड़े अरेबियन महल जैसी लग रही थी, जिसके आखिर में ऊंचे मोटे सपोर्ट पिलर और सोने और जवाहरात से जड़ा एक सिंहासन था। निक ने उन कम कपड़ों में औरतों को नजरअंदाज कर दिया जो तकियों के बिस्तरों पर उसे भूखी नजरों से देख रही थी, ज्यादातर इसलिए क्योंकि वे सभी वैम्पायर थीं और वह उसे अपना शिकार नहीं बना रहा था। जेसेफ अपनी गद्दी पर बैठा और उन्हें सख्ती से घूरने के बाद बोला, मैं तुम्हें अपने घर ले आया हूँ, कम से कम तुम ये भेष तो उतार ही सकते हो ताकि हम ठीक से बात कर सकें। उसने शांति से लेकिन साफ अधिकार के साथ कहा। लुकास ने निक की तरफ देखा जिसने अपना मास्क और हुड हटाने से पहले उसकी तरफ सिर हिलाया। इस पर जेसेफ के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया, लेकिन वह शांत रहा और फिर निक की तरफ देखा जिसने अपनी छड़ी निकाली और उस पर हुए बदलाव को खत्म कर दिया।
जिससे उसका शरीर छोटा हो गया और वह अपने असली रूप में वापस आ गया। निक के नॉर्मल होने पर जोसेफ ने आह भरी। जब मैंने देखा कि वह कौन है तो मैंने भी यही सोचा था। निकोलस रेवेनिक्लो, उसने लुकास की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हम यहाँ क्यों हैं। निक ने मुस्कुराते हुए पूछा, या तो कोई बेवकूफ या अपनी ताकत पर भरोसा करने वाला कोई अपनी मर्जी से एक वैम्पायर के पीछे उसकी मांद में चला जाता है। मुझे हैरानी है कि तुम कौन हो। जोसेफ ने अपनी ही मुस्कान के साथ पूछा। निक ने अपनी बनाई हुई अंगूठी जोसेफ को दी। बिजनेस पर बात करने से पहले एक गिफ्ट, मुझे यकीन है कि यह शाही खानदान को पसंद आने के लिए काफी है, उसने बिना मुस्कुराए कहा। जोसेफ ने अंगूठी पकड़ने के बाद उसे अपनी उंगलियों से घुमाया और ऐसा लगा कि उसे डिजाइन पसंद आया। फिर उसने उसे अपनी एक उंगली में पहना और जैसे ही जादू ने असर किया और उसके जादुई सर्किट काम करने लगे, वह तुरंत कांप गया। क्या मैं यही सोच रहा हूँ? जोसेफ का सारा मजाक छूट गया और जब उसने ये सवाल पूछा तो वह बहुत सीरियस हो गया। ये तुम रॉयल्स की ब्लड लाइन एबिलिटीज की लिमिट को थोड़ा ही तोड़ता है। अभी भी इंटरेस्टेड हो? निक ने चेशाया स्माइल के साथ पूछा। हाँ, कोई यह कहने की हिम्मत न करे कि मेरी मौजूदगी में तुम्हारी उम्र तुम्हें रोकती है। तुमने हमारे लिए कितना अच्छा जाल बिछाया है, ऐसा चारा जो हम चाहते ही हैं। जोसेफ जोर से हंसा और मजे से बोला, मेरा प्रपोजल सच में बहुत आसान है। मैं ऑर्डर पर बने इक्विपमेंट सीधे तुम्हारे क्लैन को बेच दूंगा और बदले में तुम मुझे सही दामों पर सामान और दूसरे रिसोर्स दिलाने में मदद करोगे। बेशक मैं पहले स्टर्म क्लैन के साथ मामले को शांति से सुलझाने के लिए कहूंगा। निक ने आराम से लेकिन मजबूती से कहा। जोसेफ अभी भी मजे से मुस्कुरा रहा था लेकिन निक की बातों पर सोच में पड़ गया। मैं शाही खानदान की तरफ से आपके लिए अच्छी नीयत से स्टर्म का मामला सुलझा सकता हूँ, लेकिन बाकी का फैसला तो राजा ही कर सकता है, उसने आखिरकार ईमानदारी से कहा। निक ने सिर हिलाया। मैं सीधे उसके पास जाना पसंद करता, लेकिन उसे ट्रैक करना इतना आसान नहीं है। मुझे यकीन है कि आप समझ सकते हैं, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। हाँ, अब भी जादूगरों की कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो हमारे नेचर के लिए हमारा शिकार करते हैं। राजा ऐसे लोगों का मेन टारगेट होता है और इसलिए जब तक जरूरी न हो वह खुद को सबसे अलग रखता है। जोसेफ ने शांति से कहा, अगर कोई दिक्कत न हो तो शायद आप कुछ दिन रुक सकते हैं, जब तक हम हिज हाइनेस के आने का इंतजार कर रहे हैं। जोसेफ ने दोस्ताना अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि अगर हो सके तो इन भूखी नजरों का सामना थोड़ा कम करूं। इससे मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूं, आप समझ रहे हैं, निक ने कहा और जोसेफ अपने लंबे कुत्ते के दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। आपने उन्हें सुना लेडीज, जब वे यहाँ हैं तो खुद पर कंट्रोल रखें, उसने अधिकार से कहा और निक को तुरंत महसूस हुआ कि उस पर नजरों की संख्या कम हो गई है लेकिन गायब नहीं हुई है। कमरे में अभी भी एक नजर उस पर थी लेकिन वह किसी इंसान की नहीं बल्कि छत से लटके एक चमगादड़ की थी। निक के जादुई सेंस ने उस जीव पर ध्यान दिया और जो उसे मिला उससे उसके सिर में दर्द होने लगा। उस चमगादड़ का एक गहरा जादुई सिग्नेचर था जो साफ तौर पर उसके शरीर से मेल नहीं खाता था, जिससे उसे जल्दी से पता चल गया कि वह क्या था या कौन था। मीना टेपेस या वह खूनी राजकुमारी शायद जोसेफ पर जासूसी कर रही थी और उसने पूरी बातचीत जरूर सुनी थी। निक ने ये दिखाने की कोई कोशिश नहीं की कि उसने उसे ढूंढ लिया है क्योंकि वह उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता था और उसने कांटेक्ट करने से मना कर दिया। जोसेफ खड़ा हुआ, अगर तुम मेरे पीछे आओ तो मैं तुम्हें गेस्ट अकोमोडेशन दिखा सकता हूँ, उसने सिंहासन के दाईं ओर जाने से पहले कहा, जिसमें एक पत्थर का दरवाजा था जो अगर उसमें गैप न होता तो लगभग डेकोरेशन जैसा दिखता था। दरवाजे पर एक स्कारब बीटल की स्टाइलिश इमेज थी जो एक जलता हुआ गोला पकड़े हुए था। निक ने इसे एक इजिप्टियन सिंबल के तौर पर पहचाना जो सूरज के देवता रा को दिखाता था। मुझे हैरानी है कि क्या सभी माइथोलॉजी अलग अलग समय पर एक ही देवताओं पर आधारित थी। उसने सोचा कि यह पता लगाने की कोशिश करते हुए कि यह काम करेगा भी या नहीं। हैरानी की बात है कि जितना ज्यादा वह अलग अलग कहानियों के बारे में सोचता गया, उसे पता चला कि देवताओं में सच में बहुत ज्यादा समानताएं हैं। सभी टाइटल आपस में मिले हुए हैं लेकिन आम पर्सनैलिटी काफी मिलती जुलती है। उसने सोचा और तय किया कि उसे देवताओं के राज के आखिर के बारे में कुछ और कहानियों को देखना चाहिए ताकि पता चल सके कि क्या उसे ज़्यूस और हेफेस्ट्स की सील मिल सकती है। निक ने हेस्टिया को नजरअंदाज करना चुना क्योंकि उसने हेस्टिया के बारे में जो समझा था उसके हिसाब से वह आने वाले झगड़े में हिस्सा नहीं लेगी और इसलिए न तो उसकी मदद की हकदार थी और न ही नुकसान की। शायद उसके साथ ऐसा बर्ताव करना थोड़ा बुरा था,
लेकिन निक के पास सिर्फ अच्छा बनने के लिए न्यूट्रल लोगों पर समय या रिसोर्स बर्बाद करने का समय नहीं था। वैसे भी निक ने सोचा कि दरवाजे पर इस तरह का निशान इसलिए था क्योंकि ये कमरे उन लोगों के लिए थे जो धूप में आराम से घूम सकते थे। वह सही साबित हुआ जब जोसेफ एक कमरे के बाहर रुका, जिसमें एक रोशनदान था जिससे धूप अंदर आ सकती थी। कमरा बाकी बिल्डिंग की तरह ही शानदार था, जिसमें 4 बड़े सिल्क शीट वाले बेड और कई तरह की महंगी दिखने वाली सजावट थी। कमरे में साफ तौर पर सन थीम थी क्योंकि ज्यादातर सब कुछ गर्म सुनहरे पीले या नारंगी रंग का था। ये बिल्डिंग का सन रूम है जिसे मैंने खास तौर पर आप जैसे जादूगरों के लिए बनाया है। आपका माफ करना, लेकिन आपके लिए उसका क्या स्टेटस है? जोसेफ ने कमरा इंट्रोड्यूस करने के बाद अजीब तरह से पूछा। सबऑर्डिनेट या असिस्टेंट, जो भी आपको पसंद हो, निक ने ईमानदारी से समझाया। ठीक है, आपका सबऑर्डिनेट इसके बगल वाला मून रूम ले सकता है क्योंकि मेरी तरह उसे भी धूप कम पसंद होगी। जोसेफ ने सन रूम के बगल वाले खुले कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके अकाउंट में कई कमरों की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसके नौकरी पर आने के तुरंत बाद वह प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, निक ने शांति से कहा। और जोसेफ हैरान रह गया, लेकिन जानकारी पूरी तरह से रजिस्टर होने के बाद वह उत्सुक लग रहा था। ठीक है, मैं रात को 7 बजे डिनर और सुबह 11 बजे ब्रंच सर्व करूंगा। प्लीज इस बीच आप आराम से रहें, जोसेफ ने दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा। निक ने सिर हिलाया और कमरे में चला गया और अपनी जादुई इंद्रियों से उसे स्कैन किया और पूरे कमरे में कई जासूसी मंत्र देखकर हैरान नहीं हुआ। उसके बाद जोसेफ चला गया और लुकास तुरंत बोला, वह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा है। मुझे हमेशा लगता था कि शाही लोग बुरे और बेरहम होते हैं जो बाकी सबको नीची नजर से देखते हैं। उसने आह भरते हुए कहा और एक नर्म आर्मचेयर पर बैठ गया। अगर आप उसकी जैसी सोशल पोजीशन में दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर सकते तो आप ज्यादा दिन नहीं जी सकते। आखिर कोई भी तानाशाह को पसंद नहीं करता। वैसे भी उसकी ज्यादातर अच्छाई हमें सावधान रहने के लिए बनाई गई थी। इसे पहचानने के लिए तेज नजर चाहिए, लेकिन सारे निशान दिख रहे हैं। निक ने दूसरी कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा। क्या हम खतरे में हैं? निक की बात सुनकर लुकास ने घबराकर पूछा। उसकी या उसके नीचे वालों की वजह से नहीं, हमारे पास अभी मेहमान है इसलिए मुझे शक है कि वह कुछ गलत करेगा। निक ने अपनी जगह से एक किताब निकालते हुए कहा। ये कुछ खास नहीं थी, बस एट्रोनेज पर एक किताब थी जो उसने सिस्टम से खरीदी थी। जैसा लग सकता है निक रेगुलर सिस्टम का इस्तेमाल करता था, लेकिन यह आम या दूसरी ऐसी चीजों के लिए था जिनके बारे में बताने लायक नहीं था। ऐसी ही एक चीज थी किसी टॉपिक पर अपनी जानकारी बढ़ाना, अगर उस पर कोई आसानी से मिलने वाला सोर्स न हो। एट्रोनेक्स इस कैटेगरी में आते थे क्योंकि वे इस दुनिया के लिए अलग तरह के होते हैं। निक जो किताब पढ़ रहे थे उसका नाम था अर्वेलोस फायर की लिखी माइरियड एलिमेंटल्स। पूरी किताब एक टेलवानी जादूगर की एट्रोनेक्स के नेचर और तरह तरह की स्टडीज पर थी। निक को सिस्टम से खरीदने में 100 पॉइंट्स लगे, लेकिन उसने 10 प्रोटेक्शन रिंग्स बनाकर उन्हें वापस पा लिया, इसलिए यह उसके लिए कोई खास रकम नहीं थी। इस समय उसके पास सिर्फ प्रोटेक्शन रिंग्स और दूसरी रिंग्स बनाने से ही 8 लाख से ज्यादा पॉइंट्स थे। एक बार जब वह पूरे 2,50,000 प्रोटेक्शन रिंग पूरे कर लेगा तो उसके पास 2.5 मिलियन पॉइंट्स ज्यादा हो जाएंगे। इस वजह से निक को हर बार 100 या उससे ज्यादा पॉइंट्स की चिंता नहीं होती थी। और ओह, क्या उसके पास भविष्य में इतने सारे पॉइंट्स के लिए कोई प्लान था, क्योंकि वह कीमत के मामले में एक बहुत ही मजेदार लिटरेचर के करीब पहुंचने वाला था। ज़िलिवर ज़र्मैक्स की किताब ऑफ रेल्म्स एंड लॉर्ड्स की कीमत सिस्टम में 1 मिलियन पॉइंट्स थी और इसे एक ग्रेमोरा ने लिखा था, जिसने किसी वजह से खुद को एक खाली दायरे से बांधकर एक तरह का डेड्रिक लॉर्ड बनने की प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करने का फैसला किया। ओब्लिवियन पुराने डायमेंशन का लगभग कभी न खत्म होने वाला फैलाव था, जो एक तरह से अपने आप में दुनिया थी जिन्हें रियल्म्स कहा जाता था। सबसे बड़े और इसलिए सबसे पूरे राजकुमारों से बंधे थे जो असल में ऐसे देवता थे जिन्हें मारा नहीं जा सकता था। हालांकि एक आम बात यह नहीं पता थी कि दूसरे डेड्रा छोटे रियल्म्स को खुद से बांध लेते थे और अपने बंधे हुए रियल्म्स के साइज और संख्या के आधार पर राजकुमारों का कमजोर वर्शन बन जाते थे। निक ने तुरंत इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन नेचर की रस्म के दौरान डेड्रिक हॉट के इस्तेमाल की वजह से उसका अपना होना अब एक डेड्रा जैसा हो गया था। बहुत कमजोर और अशुद्ध, लेकिन फिर भी एक डेड्रा। और जैसा कि हुआ, उसके पास एक ऐसा दायरा था जो उसके क्रिएटर के तौर पर उससे जुड़ा था, जो लगभग अजेय बनने के लिए एक सही शुरुआती पॉइंट होगा। थ्योरी के हिसाब से किसी दायरे के मालिक को मारने का एकमात्र तरीका यह था कि उन्हें मारने से पहले उनके दायरे को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अपने दायरे वाले डेड्रा खुद को किसी राजकुमार के दायरे से नहीं जोड़ सकते।
अगर निक सच में एक असली रियल लॉर्ड बन जाता है तो उसे ज़ेउस का सामना करने के बारे में ज्यादा भरोसा होगा, क्योंकि उसे हमेशा के लिए मारना लगभग नामुमकिन होगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि अर्दा मिल में बढ़ सकता था, और इसलिए अगर उसे काफी खिलाया जाए तो वह इतना बड़ा हो जाएगा कि वह सीधे पूरी धरती को खा जाएगा। उस समय निक असल में एक डेड्रिक प्रिंस होगा जिसके कमांड में पहले से ही एक आबाद और अलग अलग तरह की दुनिया होगी। यह उसका सबसे नया मकसद था और पावर के रास्ते में रुकने का पॉइंट भी। डेड्रिक प्रिंस पावर के सबसे ऊंचे लेवल पर थे और इसलिए उनमें से एक बनने से निक पूरी तरह खुश हो जाएगा। वैसे भी एट्रोनेच पर किताब में कंस्ट्रक्ट्स की प्रॉपर्टीज और उन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से बदलने के तरीके के बारे में बताया गया था। फ्लेम एट्रोनेच के लिए यह असल में उन्हें अलग अलग तरह की आग के संपर्क में लाना था, जिसे निक पहले ही समझ चुका था। स्टॉर्म एट्रोनेच के लिए यह उन्हें अलग अलग मैग्नेटिक चीजों के संपर्क में लाना था। फ्रॉस्ट एट्रोनेच को उनके शरीर को बनाने के लिए जमे हुए पानी की प्रॉपर्टीज बदलकर। एयर एट्रोनेच को असल में दूसरे एट्रोनेच को खाकर बदला गया, जिससे उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज खोए बिना उनकी प्रॉपर्टीज वापस आ गईं। निक के लिए ये सब बहुत मजेदार था और उसे जानकारी में खो जाने में कोई परेशानी नहीं हुई, जिससे समय तेजी से बीत गया। 7 बजे जो खाना परोसा गया वह लैम्ब चॉप्स, एस्पेरेक्स और आलू का एक सादा खाना था। उसके बाद निक ने सोने से पहले अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव वार्ड बना लिया ताकि वह पूरी तरह से अलग थलग रहे। उसे पता नहीं था, लेकिन इससे असल में उसकी बहुत परेशानी बच गई, क्योंकि देर रात एक परछाई कमरे के फर्श पर रेंग रही थी, जिसे पास में पड़ रहे लुकास ने बिल्कुल भी नहीं देखा। परछाई वार्ड के संपर्क में आए और फिर बिना मन के कमरे से बाहर निकल गई। निक अगले दिन हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठा और अपना बिस्तर ठीक करने के लिए अपनी छड़ी घुमाने से पहले स्ट्रेच किया। जब मैं सो रहा था तो कुछ अजीब हुआ, उसने उबासी लेते हुए लुकास से पूछा। कोई झांकने वाला बॉस नहीं, अच्छा और शांत जैसा आपने कहा था। लुकास ने अपनी मेटलर्जी की किताब से नजरें हटाए बिना कहा। निक ने जवाब में गुनगुनाया और फिर अपनी किताब पढ़ने के लिए अपनी सीट पर बैठ गया। ठीक 11 बजे एक कम कपड़ों वाली औरत ब्रंच के लिए फल और मीठी दलिया की एक प्लेट लेकर आई। वह कमरे में ही रही और निक को उत्सुकता से देखती रही, क्योंकि वह लाई गई हर चीज खा रहा था, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। जब अब खाली प्लेटर को फिर से हटाया गया तो वह फिर से पढ़ने लगा, क्योंकि जानकारी काफी डिटेल में और जानकारी देने वाली थी। लगभग 3 घंटे बाद उसने किताब बंद की और एक लकड़ी की छोटी तलवार निकाली ताकि उसका इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस कर सके, जैसा कि सेलेब्रिम्बर उसे माइंडस्केप से सिखा रहा था। एल्विन तलवारबाजी में जबरदस्ती कम और हमलों के बीच फ्लो और आसान बदलाव ज्यादा होते हैं। इसके लिए सही फुटवर्क और शरीर पर कंट्रोल की जरूरत होती थी, जिससे यह एक तरह से डांस जैसा लगता था। मुझे नहीं पता था कि तुमने भी ब्लेड की पढ़ाई की है। शेखी नहीं बघार रहा हूं, लेकिन वैम्पायर बनने से पहले मैं काफी योद्धा था। निक को प्रैक्टिस करते हुए देखने के बाद जोसेफ ने सच्ची मुस्कान के साथ कहा। निक अपना मूवमेंट पूरा करने के बाद रुका और दायरे से एक और लकड़ी की तलवार निकालकर आगे बढ़ाई। क्या तुम उस जंग को झाड़ना चाहोगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा। जोसेफ की मुस्कान शिकारी अंदाज में और चौड़ी हो गई। मुझे लगता है मैं करूंगा, धन्यवाद। उसने लकड़ी की तलवार लेते हुए कहा। मैं मानता हूं कि मैं आमतौर पर खोपेश इस्तेमाल करता था, इसलिए यूरोपियन ब्लेड का आकार मेरे हाथ में अजीब लगता है। उसने ब्लेड को कुछ टेस्ट स्विंग देते हुए कहा। निक ने अपनी छड़ी निकाली और लकड़ी के ब्लेड पर उसे थपथपाया, जिससे वह एक अजीब घुमावदार ब्लेड में बदल गया, जिसकी नोक हुक जैसी थी। जोसेफ ने ब्लेड को कुछ और बार घुमाया और जोर से मुस्कुराया। हाँ, यही एहसास है, कितनी पुरानी यादें हैं, उसने खुशी से कहा। निक ने अपनी छड़ी को फर्श पर थपथपाया और फर्श और फर्नीचर उनसे दूर होने लगे ताकि उन्हें आजादी से लड़ने की जगह मिल सके। ट्रांसफिग्रेशन में आपकी काबिलियत काफी शानदार है। मैं कह सकता हूं कि कुछ ही बड़े जादूगर इसका मुकाबला कर सकते हैं। जोसेफ ने ईमानदारी से तारीफ की। निक बस हंसा। क्या हम शुरू करें? उसने पूछा, जब वह अपनी ब्लेड को दाईं ओर से थोड़ा ऊपर उठाकर एक तरफ खड़ा हो गया। हाँ, चलो, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर आगे बढ़ गया। निक थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि इस पल में जोसेफ का पूरा टोन और वाइब नॉर्मल से बहुत अलग था। हालांकि वह जल्दी से संभल गया और बाहर की किसी भी ध्यान भटकाने वाली चीज को नजरअंदाज करते हुए अपना फोकस जोसेफ पर कर लिया। रॉयल ने अपने शरीर को एक तरफ मोड़ लिया और अपनी ब्लेड को निक की छाती पर तेजी से आगे की ओर बढ़ाया। ये याद रखना जरूरी था कि जोसेफ एक वैम्पायर था और इसलिए वह किसी भी इंसानी तलवारबाज से ज्यादा तेज और ज्यादा ताकत से चलता था। निक अपनी नस्ल की जन्मजात खूबियों और रिफ्लेक्स की रस्म के असर की वजह से उसके साथ चल सकता था।
खोपेश ब्लेड्स में एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक थी। उनके ऊपर से या साइड से वार करने पर ब्लेड के आपसे दूर जाने का खतरा रहता था। निक, जो एक लोहार था, ये जानता था और उसने तुरंत अपने शरीर को एक तरफ घुमाया और अपनी ब्लेड जेसेफ पर मारी, क्योंकि खोपेश की नोक बिना किसी नुकसान के उसके पास से निकल गई। जेसेफ की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने थरस्ट के पीछे से अपना वजन हटाकर एक साइड से वार करने की कोशिश की। निक ने बस अपना वार दूसरी तरफ किया ताकि दूसरे ब्लेड को रोक सके, जबकि कांटेक्ट होने से ठीक पहले वह सावधानी से ऊपर उछला। क्रैक, लकड़ी टकराए और जैसा निक को उम्मीद थी, जेसेफ ने वार के पीछे अजीब ताकत का इस्तेमाल किया था। हवा में अपनी पोजीशन और वार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए निक ने जेसेफ के वार को खुद को पीछे ले जाने दिया और जमीन पर गिरने के तुरंत बाद जवाबी हमला करने के लिए अपनी पोजीशन को फिर से ठीक किया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर लगा, सारा मोमेंटम उसके पैर से होते हुए उसकी जांघ, पेट और कंधों तक पहुंच गया और फिर उसके हाथ तक पहुंच गया। निक की तलवारें सीटी बजाती हुई हवा में कट रही थीं, लड़ाई से हमले तक खतरनाक लेकिन आसान बदलाव। साफ है कि इससे जेसेफ हैरान रह गया और वार उसके दाहिने बाइसेप के ऊपरी हिस्से पर लगा। दोनों पार्टियां तुरंत अलग हो गईं और चुपचाप सहमति जताते हुए दूसरी तरफ से पीछे हट गईं। अगर निक के हाथ में असली ब्लेड होता, तो जेसेफ का हाथ कम से कम कट जाता और बुरी हालत में वह मारा जाता। जेसेफ ने उस जगह को रगड़ते हुए आह भरी जहां उससे मारा गया था। लगता है मैं सच में जंग खा गया हूं अगर मैं तुम्हारी तलवार की इस तरह की पहचान नहीं कर पाया। उसने निराशा से कहा, मुझे बताया गया है कि एक योद्धा से नेता बनने पर ऐसा ही होता है। निक ने भरोसा दिलाते हुए कहा। जेसेफ मुस्कुराया, इस मामले में आपकी समझ के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे दावों के बावजूद मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। उसने माफी मांगते हुए कहा। निक ने अपना सिर हिलाया। हथियार से आपकी जान पहचान से यह साफ है कि आप बेकार में शेख ही नहीं बघार रहे थे। हालांकि आपने एक वैम्पायर के तौर पर अपनी ताकत पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की, ताकि आप अपनी पुरानी ताकत को पूरा कर सकें। कम से कम तब तक धीरे धीरे करें जब तक आपको इसकी आदत न पड़ जाए। निक ने मदद करते हुए सलाह दी। मुझे लगता है कि रेवेनक्लॉ नाम तुम पर अच्छा लगता है क्योंकि तुम समझदारी से बात करते हो। जेसेफ ने तारीफ की। शायद, अब आओ और फिर से कोशिश करो, निक ने कहा और फिर से अपनी जगह ले ली। जेसेफ ने सिर हिलाया और एक बार फिर आगे बढ़ा, हालांकि इस बार काफी धीरे। इस बार उसने ऊपर की ओर वार किया और निक ने अपनी ब्लेड से हॉरिजॉन्टल वार किया, जिससे हमला करने वाला ब्लेड उससे दूर हो गया। जेसेफ के हाथ हैंडल पर शिफ्ट हुए और उसकी ब्लेड धीमी नहीं हुई बल्कि ऊपर से नीचे की ओर एक टाइट कर्व में शिफ्ट हो गई, जबकि निक ने अपने हिप्स घुमाए और एक और हॉरिजॉन्टल वार किया। क्रैक क्रैक क्रैक, लकड़ी से टकराने की आवाज जोर से गूंजी जब वे एक दूसरे के चारों ओर नाच रहे थे और छोटी से छोटा वार भी करना चाहते थे। जेसेफ ने कुछ और गलतियां की जिससे निक को हिट करने का मौका मिला, लेकिन रॉयल तेजी से अपनी धार वापस पा रहा था और हर हिट के बीच लंबा समय लग रहा था। निक जोर जोर से सांस ले रहा था और एक्सरसाइज की तेजी से उस पर पसीने की एक मोटी परत जमी हुई थी। जेसेफ शायद बेहतर शेप में था क्योंकि एक वैम्पायर के तौर पर उसका स्टेमिना लगभग खत्म नहीं होने वाला था, लेकिन निक के उलट उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर कई नए चोट के निशान थे, जिनमें सबसे खास उसकी गर्दन के बाईं ओर था। हालांकि मैं आपके हुनर की तारीफ कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अभी भी कुछ काम पर बात करनी है। उनके अलग होने के बाद एक भारी आदमी की आवाज आई। दोनों ने आवाज की तरफ देखा और जेसेफ ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। मैं माफी चाहता हूं कि आपके आने पर मैंने आपका स्वागत नहीं किया, महाराज। मुझे लगा था कि आप जल्द से जल्द किसी और दिन आएंगे। उसने इस नए मेहमान का सच में सम्मान करते हुए कहा। वह आदमी ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन बहुत हट्टा कट्टा था। उसके कंधे चौड़े थे और बाकी शरीर से मजबूत था। उसका चेहरा पतला और लाल था, लंबी सीधी नाक, चौड़े चीकबोन्स और तीखी लाल आंखें थीं। उस आदमी के लंबे काले बाल थे और उसके ऊपरी होंठ पर घनी मूंछें थीं, जो दोनों ही अच्छी तरह से मेंटेन थीं। वह आदमी किसी भी तरह से बदसूरत नहीं था, लेकिन उसमें एक तरह का ठंडापन था जिससे वह मिलना जुलना मुश्किल लगता था। मुझे लगता है व्लाद ड्रैकुल सेकंड, निक ने आसानी से अंदाजा लगा लिया। सच में मैं हूं, निकोलस आयरन रेवेनक्लॉ, वैम्पायर के राजा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। तो मेरा मतलब है कि आपको उस समय जेसेफ ने जिस भी तरीके से आपसे बात की थी, उसी से स्थिति के बारे में बताया गया था। निक ने शांति से पूछा। ओह, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उल्लू से मैसेज नहीं मिला? व्लाद ने पूछा, जबकि निक ने प्रैक्टिस वाली तलवारें हटा दी जो बहुत घिसी हुई लग रही थी। ट्रैक करना बहुत आसान है, कोई भी जो नहीं चाहता कि उसे पकड़ा जाए,
वह कभी भी ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ेगा। खैर, कम से कम स्मार्ट लोग तो नहीं, और मुझे बताया गया है कि तुम कुछ हद तक जीनियस हो, इसलिए यह बात समझ में आती है कि तुम भी नहीं हो। निक ने शांति से कहा, ये सब एक आसान वाक्य में, हाँ मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे से साथ रहेंगे। व्लाद ने सहमति भरी नजरों से कहा। निक ने अपनी छड़ी को अपनी छाती पर थपथपाया और उस पर लगा सारा पसीना और गंदगी एक गोले में बह गई, जिसे उसने फिर बाहर निकाल दिया और वह साफ हो गया। शायद, लेकिन पहले हमें देखना होगा कि यह बातचीत कैसे होती है। निक ने गंभीरता से कहा, वाह, मेरे अनुभव में बिजनेस और पर्सनल मामलों को अलग रखना सबसे अच्छा है। यह एक सबक है जो मैंने मुश्किल से सीखा है, जैसा कि इतिहास गवाह है। व्लाद ने टालते हुए कहा, अंगूठी जेसेफ, अगर तुम चाहो तो। व्लाद ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। जेसेफ ने बिना किसी हिचकिचाहट के अंगूठी उतार दी और काम किया, क्योंकि उसे अपनी सबसे नई ब्लड लाइन एबिलिटी का एक्सेस नहीं मिल रहा था। और साफ तौर पर कहे तो यह नई नसों में बंद थी, क्योंकि वे बाकी नसों से अलग हो गई थी। वैम्पायर के राजा ने अंगूठी को देखा और फिर मजे से मुस्कुराया। यह एन्चेंटमेंट दोधारी तलवार है, लेकिन ये जैसा एड में बताया गया है वैसा ही करता है, इसलिए ठीक है। व्लाद ने जेसेफ को अंगूठी वापस देते हुए कहा, आपका क्या मतलब है महाराज? जेसेफ ने अंगूठी को शक से देखते हुए पूछा। यह एन्चेंटमेंट किसी के मैजिकल सर्किट को एक्स्ट्रा नसों में बदलकर दूसरी एक्स्ट्रा ब्लड लाइन एबिलिटी का एक्सेस देता है, जिससे शरीर में खून बढ़ता है। असल में, इस एबिलिटी के बदले में आप नॉर्मल मैजिक वापस पाने की सारी उम्मीद खो देते हैं। व्लाद ने आराम से समझाया।